कहानी की शुरुआत ही हमारे ड्रामे की फीमेल लीड लूजी से होती है, जिसे उसकी बड़ी सिस्टर जी की फ्यूनरल में ही दिखाया जाता है। इसे तो यही बताया गया था कि इसकी सिस्टर की डेथ इलनेस की वजह से हुई, और वो भी इसकी बहन की शादी वाले दिन ही। और इसे यकीन नहीं आ रहा होता कि वो तो बिल्कुल ठीक ठाक थी। ऐसे ही अचानक इलनेस की वजह से उनकी डेथ कैसे हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे ड्रामे का हीरो फेंग, जो कि इसका होने वाला ब्रदर इन लॉ भी था, एंड उसका छोटा भाई चियान, वो इसे ही देख के सरप्राइज थे कि ये क्या, हमें तो ये पता चला था कि जी की छोटी बहन, उसकी तो डेथ हो गई है, बट ये तो जिंदा सलामत है। ज़रूर किसी ने हमें बहकाने की कोशिश की थी। ये अपनी सिस्टर को इस हालत में देख के कि वो इस दुनिया में नहीं है, बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाती है। दूसरी तरफ ही जुआन को दिखाया जाता है, जो है फेंग और चियान का कज़न। इसे इसकी चेली जिनजिया के बताती है कि हम जिस लड़की की तलाश में थे वो इधर आ चुकी है, और ये लोग अब उसे ही पकड़ने के लिए जाने वाले थे। ये क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट कर देती है कि मेरी सिस्टर की डेथ कैसे हुई, मुझे सब कुछ सच सच बताएं। वो बीमार नहीं थी और आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे हो कि उसकी डेथ इलनेस की वजह से हुई, और वो भी उसकी शादी वाले दिन ही। अब इससे पहले कि मजीद इससे लड़ाई झगड़ा करती, इसे पीछे से आके चियान बताता है कि जुआन आग गया, और ये फौरन से छुपने को ही बोलने लगे थे। फिलहाल यही एक ऑप्शन बचा था। जुआन की खैर एंट्री हो ही गई थी। वो तो यही समझ रहा था कि लूजी, जो कि अभी अभी लड़की यहाँ पे आई है, वो वन हार्ट ग्रुप के ही एक मेंबर है। वन हार्ट ग्रुप ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। उसे पता था कि कैसे आंटी मीन के फैंग की मॉम की डेथ उसी ग्रुप की वजह से ही हुई थी। वो अपने उनसे रिवेंज लेना चाहता था। अब इससे पहले कि मजीद यहाँ पे कोई भी ट्रबल क्रिएट करता, फौरन से फैंग रोक देता है कि तुम्हें हमारी वजह से बदला लेने की जरूरत नहीं है, जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। एंड बीच में खामखा में इंटरप्ट करने के लिए उसने जुआन को अच्छे खासे थप्पड़ भी मार दिए थे। अब ये लोग तो इवन कि अपनी गन्स वगैरह भी निकाल लेते हैं। फिलहाल तो ये तो उसे चुपचाप यहाँ से चले जाने को बोलने लगा था कि मैंने इस फ्यूनरल में तुम्हें इनवाइट नहीं किया था। अब जुआन भी क्या करता, इसे तो अपना टारगेट नहीं मिला था, इसलिए फौरन से ही वहाँ से चलता बनता। ये नोटिस करती है कि इसकी सिस्टर की चेस्ट पे तो एक गोली का निशान है। बस अब फिर फैंग से ही पूछने लगी थी कि आपने मुझे झूठ क्यों बोला, उसे जरूर उसकी शादी वाले दिन ही किसी ने कत्ल किया था, ऐसी ही बात है ना। वो तो फौरन से इसे खामोश करा देता है एंड उठाता हुआ अपने रूम में ही लेके आ गया था। थोड़ी देर के बाद जैसे ही इसे होश आता है, वो तो पहले इसे पूछने लगता है कि पहले मुझे ये सच सच बताओ कि तुम्हारी डेथ नहीं हुई थी तो ये सबको क्यों झूठ बोला गया था कि जैसे कि तुम्हारी डेथ हो चुकी है, और क्या तुम अपनी सिस्टर की तरह वन हार्ट ग्रुप की मेंबर तो नहीं हो। ये कह देती है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो वन हार्ट का नाम अब आपके मुंह से ही सुन रही हूँ। एंड हाँ, बाकी रही बात कि ये डेथ की न्यूज़ कैसे फैली थी मेरी, मुझे खुद नहीं पता। मैं तो अब्रॉड स्टडी करने के लिए ही गई थी, और इवन के वो भी डॉक्टर्स से नज़रें बचाने के चक्कर में ही मेरी बहन ने मुझे वहाँ पे भेजा था। बाकी क्या होता रहा इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और जो भी आगे से इसे नज़र आती है उसे फेंक के यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो इसे रोकने लगा था कि यूँ मत जाओ, लेकिन ये नहीं रुकती है कि मैंने अपनी सिस्टर का बदला लेना है। इसे यकीन था कि उसकी डेथ फेंग की वजह से नहीं हुई होनी है, इसके पीछे कोई और ही रीज़न होगा, पर वो कभी भी इस पे शक कर ही नहीं सकती थी। और यहाँ से गिरने के चक्कर में इसके पाँव पे भी अच्छी खासी चोट आ गई थी, और भागते भागते रिमेम्बर करती है कि कैसे ये कितना ज़्यादा लव करती थी फैंग से। लेकिन फिर अचानक एक दिन इसे ये खबर मिली थी कि फैंग की शादी तो इसकी बड़ी सिस्टर से होने वाली है। तब तो इसे बहुत ही ज़ोर का धचका लगा था, बेचारी काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गई थी। खैर, अब जो किस्मत में लिखा था वो तो हो के रहना था। एंड इसके बाद ही फिर इसकी सिस्टर ने इसे स्टडी करने के लिए अब्रॉड भेजने का फ़ैसला कर लिया कि मैं वहाँ पे तुमसे मिलने के लिए आ जाया करूँगी। पेरेंट्स की डेथ के बाद सिर्फ हम ही एक दूसरे का सहारा हैं, तुम ज़रा भी टेंशन मत लेना। बाकी कुछ डेप्टर्स वगैरह इनके पीछे पड़े हुए थे, और यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए ही इसने लू फैमिली में भी शादी करने का फ़ैसला किया था। अब इससे भी पिंकी प्रॉमिस करती है कि मैं ज़रूर तुम्हें देखने के लिए वहाँ पे आऊँगी। बट अचानक ही इसकी सिस्टर की डेथ हो गई। इसे ये समझ नहीं आ रही होती कि उसे मारा तो मारा क्यों गया, ये जानना चाहती है। अब ये किसी को कॉल करने की ट्राई कर ही रही थी कि अचानक ही इसकी नज़र सामने खड़े कुछ पोस्टर्स पे पड़ती है। इनके हर जगह पे यही फैला दिया गया था कि ये लड़की वांटेड है। उस पे इसी की ही पिक्चर जो चिपकी हुई थी। इवन के आर्मी भी इसे लेने के लिए आई गई होती है।
इतनी सारी फोर्स को देख के घबरा गई थी कि अब मैं क्या करूं। उनसे पीछा छुड़ा के वहां से भागने की कोशिश करती है। वो तो इसके पीछे ही पड़ गए थे। इवन के एक ऑफिसर ने तो इसकी टांग में ही गोली मार दी होती है। खैर इससे पहले कि मजीद लूजी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते, चियान एंड फेंग दोनों की धमाकेदार एंट्री हो गई थी। वो इन सबसे फाइट करते हैं। युआन की चेली भी पहुंच आई थी। खैर वो भला कहाँ लूजी को इनके हाथ तो चढ़ने दे सकते थे। फेंग को जैसे ही इन गुंडों के साथ फाइट करते हुए देखती है तो ये रिमेम्बर करने लगी थी अपने उस फर्स्ट डे को, जब पहली नज़र में ही इसे फेंग से लव हो गया था। कुछ डेप्टर्स इसके पीछे पड़े हुए थे और फौरन से ही फेंग ने आके इसकी हेल्प कर दी थी। उनका काम तो इसने तमाम ही कर दिया था और उस दिन के बाद से ये कभी भी उसे भुला ही नहीं पाई। लेकिन इसे क्या ही पता था कि ये फ्यूचर में उसका होने वाला ब्रदर इन लॉ होगा। खैर इसके सिस्टर की शादी तो फेंग से हुई ही नहीं थी कि उसे किसी ने मार दिया था। अब ये मिस्ट्री क्या है आगे जाके ही सॉल्व होगी। फिलहाल तो इनका काम था लूजी को युआन के बंदों से बचा के वहां से भागना और ये बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। नेक्स्ट डे लूजी की आंख फेंग के घर पे ही खुलती है। अभी भी काफ़ी ज़्यादा ही गुस्सा होती है फेंग से कि मुझे अपने घर पे क्यों लेके आया। ये तो कभी भी नहीं चाहेगा कि मैं इन्वेस्टिगेट करूं, लेकिन मैं अपनी सिस्टर का रिवेंज ज़रूर लेके रहूंगी। बाहर से फेंग चियान से बोलता है कि तुम्हें डोर ओपन करो। जैसे ओपन करता है सामने से लूजी को जो भी चीज़ पड़ी नजर आई थी इसने दे मारी थी। अब चियान भड़क जाता है कि रात को तुम्हारे जख्मों की मरहम पट्टी मैंने की थी और तुम उल्टा देखो कैसे मुझ पे अटैक कर दिया। ये अपोलोजाइज करती है कि सॉरी मैंने समझा था फेंग है। इनके अपना रिवेंज ये फेंग से लेना चाहती थी। यार इन सारी बातों को छोड़ के ब्रेकफास्ट के टेबल पे फेंग इसे टिकट भी देता है एंड पैसे भी कि चुपचाप अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने के लिए चली जाओ। ये नहीं मान रही होती, अपनी ज़िद पे ही जो अड़ी हुई थी। अब वो भी खैर कहाँ मानने वाले होते हैं। अपना ऑर्डर देने के बाद जैसे यहाँ से जा रहा होता है पीछे से भाग के आके उसके शोल्डर पे ज़ोर से बाइट कर लेती है। अब वो भी कह देते हैं कि क्या तुम्हारा अकल ठिकाने पे है कि नहीं है। इसने तो ये कह दिया था फेंग से कि मेरा आप चियान के साथ कंपटीशन करवा लें, देखते हैं कि कौन विन करता है। अगर मैं विन कर लिया तो फिर आप मुझे यहाँ पे स्टे करने की इजाज़त देंगे। वो भी मान जाता है, लेकिन ये कि कंडीशन ये रखी थी फेंग ने कि तुम्हें चियान का जस्ट उसकी शर्ट का बटन हासिल करना है। ये भी मान जाती है। चियान अब कह रहा था कि ये क्या, मैं एक लड़की से फाइट करूँगा, देखना मैं ही जीत पाऊँगा। इनके से वैसे भी लड़ना तो आता नहीं है। ये देख के हम लूजी को गुस्सा आ जाता है। उसने एक जोर का मुक्का इसके फेस पे दे मारा था और ये देख के तो यहाँ पे फेंग भी स्माइल करने लगा था। अब बाद में चियान जैसे इसे फाइट स्टार्ट करता है, इससे पहले कि मजीद इसे कोई भी चोट लगती इनके बीच में अब फेंग आ गया था। इसे बचा तो लेता है और चियान बोलने लगा था कि देखें भाई अब मैं विन कर गया हूँ ना, क्योंकि मेरी ये शर्ट का बटन तो हासिल ही नहीं कर पाई। बट ये फ़ौरन से ही सामने एक बटन रख देती है जो कि इसने फेंग की शर्ट का ही लिया था। क्या ये लोग कहाँ मानने वाले होते हैं। वैसे भी फेंग को तो लूजी की ज़्यादा ही परवाह होती है। नहीं चाहता था कि ये किसी भी मुसीबत में पड़े। ये भी अपनी ही ज़िद पे अड़ी हुई थी कि मैंने नहीं जाना, आप प्लीज़ मान जाए ना। अब वो भी कह देते हैं कि ठीक है। अब एक और कंडीशन इसके सामने रखता है कि थोड़ी देर में बारिश होने वाली है और तुमने अगर 3 मिनट के अंदर अंदर इन क्लाउड्स में से स्टार्स को निकाल के दिखाया तो फिर यहाँ पे रह सकती हो। इसने बदले में मैं तुम्हें ट्रेन भी कर दूंगा। खुद को सेफ कैसे रखना है। ये पहले तो काफ़ी ज़्यादा ही कंफ्यूज हो जाती है कि क्या मैं यहाँ पे स्टार्स को कैसे ला सकती हूँ। फिर अचानक इसे एक आइडिया आता है। काफ़ी सारी फायरफ्लाइज फिर रही थी। अब जैसे वो आसमान में जाती हैं तो बिल्कुल स्टार्स की तरह ही चमकने लगी थी। सो ये अपनी शर्त में तो बिल्कुल विन कर गई थी और ये देख के तो फेंग भी स्माइल करने लगा था। वैसे वो खुद भी चाहता है कि ये हमारे पास ही रहे, सेफ रहेगी। अब वो लोग इसे अपनी रेजिडेंस ब्रॉन्ज लीफ लेके आ गए थे, जहाँ पे कि ये लोग कुछ बंदों को ट्रेन करते हैं कि सारे मामलात कैसे सेटल करने हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। और ब्रॉन्ज लीफ कॉर्नर कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो फेंग ही है। आज तो अपनी आंखों से इसने देख लिया था कि कैसे एक केस को लेकर बंदे से इंटेरोगेट कर रहे थे। इसकी कंडीशन ख़राब हो जाती है तो फौरन से फेंग कह देता है कि अगर तुम अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, यहाँ से जाना चाहती हो तो जा सकती हो, बट नहीं। इसने जो भी फैसला कर लिया सो कर लिया। इसे यहाँ पे रहने के लिए ड्रेस भी दी जाती है एंड जैसे ही अब इसे पता चलता है कि इसने तो लड़कों के साथ स्टे करना है
ये थोड़ी बहुत नर्वस हो गई थी। इधर जिनसी इस पे गुस्सा कर रही होती है कि ये क्या तुम्हें वो लड़की क्यों चाहिए। फिलहाल इसे नहीं पता होता कि जो लूजी है वो जी की छोटी बहन है। इसे यही लग रहा था कि वो वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है और वो हमारा दुश्मन है और मैं बस उसे ही पकड़ के मार डालूंगा। और हमारे बीच ही रुकावट बनने की कोशिश कर रहा है इस वक्त फेंग। जिनजी तो इसे पसंद करती है और इसे लग रहा था कि ये लड़की इसलिए उसके पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि ये उसे पसंद करता है और मैं कभी भी वो लड़की इसकी लाइफ में आने नहीं दूंगी। जैसे ही काफ़ी सारे बॉयज़ को रूम में देखती है, अब तो इसकी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी कि अब मैं क्या करूँगी। खैर जैसे तैसे करके यहाँ पे सोने की कोशिश करती है, बट आधी रात को एक लड़के फैन को देख के बस इसे कुछ और सुझाई नहीं देता तो बाहर ही आ गई थी कि टेम्परेरी रहने के लिए कोई जगह तलाश कर लेती हूँ। चियान और फेंग अभी तक सोए नहीं होते, अपने कुछ केसेस को लेके ही बात कर रहे होते हैं मिशन के हवाले से ही। वैसे भी इन्हें भी नहीं लगता था कि जो कि उसे मार दिया था हमारे अंकल ने मीन के जी को, लूजी की बहन को, वो वन हार्ट की मेंबर नहीं हो सकती है। इस बारे में इस मामलात को लेके ये लोग इन्वेस्टिगेट ही कर रहे थे। ये बाहर से पहले नॉक करने की कोशिश करती है, इन्हें भी आहट सुनाई दी थी। जब तक कि ये उस आहट को सुनते सुनते बाहर आते हैं वो तब तक यहाँ पे सो ही गई थी। इस पर जैसे ही फैंग की नज़र पड़ी थी वो भागा भागा इसे देखने के लिए आ गया था। अभी हमें पता चलता है कि एक्चुअली में फैंग का तो बहुत ही बिग वाला क्रश है इस पे, इवन कि वो इसे काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करता है। हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे पहली नज़र में इसे इससे लव हो गया था। ये तो काफ़ी अरसे बाद की बात है। बाद में लू फैमिली एंड जिन फैमिली में डिसाइड हुआ शादी करने का। इसे बताया गया कि कैसे इसकी शादी डिसाइड हो चुकी है लू फैमिली में और उनकी जो बड़ी बेटी है जी के साथ। इसे काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ था क्योंकि ये लू जी को पसंद करता था, जी से शादी नहीं करना चाहता था। अब जो बड़ों ने फैसला कर लिया इसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि किसी को ये बता भी पाए। फौरन से ही जैसे ही ऊपर से चियान आया था उसे कहता है कि अपना कोट जरा मुझे थमाना। वो कहता है कि वैसे आप इसे अपने कोट से भी तो कवर कर सकते थे, मेरा ही क्यों। ओह, तो आप उसे शक में नहीं डालना चाहते हैं कि आप उसकी केयर कर रहे हैं, बट इसके पीछे का क्या रीज़न। अगर ये सब कुछ देखते हुए लूजी मुझे पसंद करने लगी तो फिर आपका क्या होगा। ये जानते हैं कि फैंग उससे कितना ज़्यादा लव करता है, जानबूझ के उसे टीज करने की कोशिश कर रहा था। वो चुपचाप इसे लैंपिस के पास रखने को बोलता है और अगले दिन जैसे इसकी आंख खुली थी तो ये अपने नज़दीक ना सिर्फ उस ऑयल लैंप को देखती है बल्कि एक कोट को देख के फिर उसे ही लेके भाग गई थी। इसे यही लग रहा था कि मेरे ऊपर तो चियान नहीं उड़ाया होगा। कुछ लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, उनकी ट्रेनिंग भी जारी ही थी। ये गलती से कहीं फैन के ही पंच बैग की तरफ आ गई थी और वो उन पर गुस्सा कर जाता है कि तुम्हारे यहाँ पे आने की हिम्मत भी कैसे हुई। और वैसे भी इन लड़कों के ग्रुप में एक लड़की थी और सारे इस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा ही परेशान करने लगते हैं। इसे भी गुस्सा आ जाता है। अपना बदला तो ये फैन से लेके रहती है और उसे ये भी कहने लगी थी कि अगर मैं यहाँ पे आई हूँ ना तो अपने बलबूते पे आई हूँ और इवन कि यहाँ का ऑनर मिस्टर फैंग मुझे लेके आया, मेरे साथ पंगा मत लें। एंड इसका एक फ्रेंड तो खैर बनने गया था, चैंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। ये सब कुछ तो इधर इन लोगों ने देख लिया था। फैंग तो इसे एक चीज़ पकड़ा देता है कि जाके वहाँ की सफाई कर दो। और जैसा कि ये उसे बदतमीजी कर रहा था, इस बात का बदला फैंग अब फैन से ना लेता, ऐसे कैसे हो सकता था। इस बात का अंदाज़ा तो फैन ने भी काफ़ी अच्छे से लगा लिया होता है। ये जैसे ही सफाई करने के लिए आई होती है, आगे से इसे पता चल जाता है कि सीक्रेटली फैंग ने तो इसके लिए एक बेड का भी अरेंज किया हुआ है। मीन के अब इसे बॉयज़ के साथ स्टे करने की ज़रूरत नहीं, ये आराम से यहाँ पे रह सकती है। और यही बात सबसे ज़्यादा इसे पसंद आई थी कि वो कितना ज़्यादा नाइस है, बस शो नहीं करवाता है। इधर चियान और फैंग दोनों को जी की डायरीज वगैरह मिल गई थी जिसपे कि कुछ सीक्रेट कोड वगैरह भी थे। अब इन सबको मैच करते हुए इस बात का तो अंदाज़ा हो जाता है कि वाकई में जी वन हार्ट ग्रुप की मेंबर नहीं थी। खामखा में ही अंकल ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ही इन्हें आके खुद ये डिमांड की थी कि वो फैंग से शादी करना चाहती है। और इनकी शादी वाले दिन ही कैसे अंकल भागते भागते आए थे। उन्होंने कुछ पिक्चर्स वगैरह इसे दिखाई थी कि हमें पता चला है कि वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है ये और हमें इसे ही ख़त्म कर देना चाहिए। तुम्हें पता तो है कि वन हार्ट ग्रुप हमारा कितना बड़ा दुश्मन है, उनकी वजह से तुम्हारी मॉम की भी डेथ हुई थी। फैंग से ये कहने के बाद ही सीधा इसने इस बेचारी को शूट कर दिया था।
और इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मैं अपने बड़े भाई, जो कि इसका बड़ा भाई जू कमांडर होता है, उससे जाके बात करूँगा। इतना भी सीधा काम नहीं है जैसा कि हम इसे समझ रहे हैं। बाहरी कोट लौटाने के बहाने से पहुंची होती है जूली। वो तो यही चक्रों में होती है कि इस रूम में क्या है, जो भी फाइल्स वगैरह पड़ी हैं मैं देख के रहूँगी, शायद मुझे कुछ हिंट मिल जाए कि आखिर को मेरी सिस्टर को किसने मारा था। ये लोग ज़रूर जानते होंगे और बस मुझसे छुपा रहे हैं। थैंक यू बोलने के लिए आई होती है कि जो कि इन्होंने उसके लिए बेड का अरेंज किया, एंड इसके बाद ही वहाँ से चली गई थी। इधर ही जुआन को एक लड़की के पास दिखाया जाता है। वो बस इसकी आइज़ में ब्राइटनेस देखना चाहता था, जो कि उसके लवर की आइज़ में थी, बट कभी भी उस जैसी लड़की से मिली ही नहीं। वो कौन थी हमें आगे चल के ही पता चलेगा। जिनसे आगे तो इस लड़की को यहाँ से भगा देती है। इनके दरमियान होने वाली बातों के थ्रू हमें इतना पता चल जाता है कि जुआन के पापा एंड जिनजी के पापा दोनों ही बिजनेस पार्टनर्स थे और दोनों ही बहुत ज़्यादा खड़ूस थे। जुआन के पापा ने ही जी को मारा था एंड उसके बाद ही उस जगह से फरार हो गए, कभी मिले ही नहीं, किस जगह पे छुपने के लिए गए। इस ये डाउट था कि जो भी काले करतूत होते फिर रहे हैं, इनके गर्ल्स को स्मगल किया जा रहा है। ये कह के लेके जाते हैं कि उन्हें क्लब में डांसर्स की ज़रूरत है, बट एक्चुअली में तो वो शायद कुछ और ही काम कर रहे हैं। ये जिंदगी के ज़िम्मे लगा देते हैं कि तुम पता चलाओ। एंड इसे इसके पापा की भी कॉल आई थी, जो कि इसे खुद के साथ कोऑपरेट करने को बोलने लगे थे। हालांकि इसने पूछा भी था कि आप कहाँ पे हैं। वो आगे से कुछ भी नहीं बताते हैं, बस जुआन के ज़िम्मे उन्होंने यही लगा दिया था कि कुछ गर्ल्स का बंदोबस्त करना, हमें कुछ डांसर्स चाहिए। अब ये तो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाता है कि पता नहीं मेरे पापा क्या खिचड़ी पका रहे हैं। खैर जुआन इतना भी बुरा नहीं है जितना कि हमें लगता है। ये अब प्रैक्टिस कर रही थी, फ़ौरन से फेंग चियान से बोल देता है कि जाओ उसे कुछ बेसिक्स वगैरह सिखा दो, और वो भी सिखाने के लिए आ गया था। अब जैसा कि फेंग ने इसे करने को बोला था, बिल्कुल ये भी वैसा ही करता है। बेचारा इस ट्रेनिंग के दौरान खुद भी इससे मुक्का खा बैठता है। वो अब एप्पल इसे देता है ताकि इसी बहाने से ये लूजी को भी देख सके। अब उसकी इंटेंशंस क्या थी वो सारी की सारी चियान समझ चुका होता है। अब ये भी स्माइल पास करता हुआ वहाँ से चला ही गया था। ये शॉवर लेने का सोचती है और बॉयज़ के होते हुए तो ऐसा हो नहीं सकता था। दिन रात प्रैक्टिस करती रहती है कि मैंने खुद को इस काबिल बनाना है कि अपने दुश्मन का मुकाबला कर सकूं। और इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद फिर फेंग से बोल देती है कि क्या आप ये देखना नहीं चाहेंगे कि मैंने कितना ज़्यादा इम्प्रूव किया। फेंग भी कहता है कि ठीक है, अपनी ताकत ज़रा हमें भी दिखाओ। अब जहाँ पे कि वो पावरफुल और ये बेचारी फुसकी बॉम्ब सी इसकी तो यहीं पे ही बस हो जाती है। खैर वो इसी एक दूसरे से फाइट करने के बीच काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे। हार्ट बीट फास्ट होते ही वो इससे दूर हो जाती है। अब कुछ ट्रेनिंग या बेसिक्स रूल्स जो भी थे वो इसने से सिखा दिए थे। एंड ये भी नोटिस करता है कि लगता है उन लड़कों की वजह से काफ़ी दिनों से इसने शॉवर नहीं लिया, सारी मैल वगैरह तो जमी ही हुई थी। अब इसे लेके आ जाता है कि इस वक्त वो लोग ज़रा साइड पे गए हुए हैं, मैं यहाँ पे वेट करता हूँ, कोई भी नहीं आएगा, जाओ जल्दी से नहा लो तुम। अब जैसे ही वो नहाने के लिए खड़ी हुई थी एंड इससे पूछ लेती है कि मैंने तो सुना था कि आप 4 ब्रदर्स हैं ना, बाकी सारे क्या करते हैं, मैंने चियान एंड आपको ही देखा है। अब ये बताने लगा था कि हाँ हम 4 ब्रदर्स हैं, वैसे तो 3 हैं, लेकिन एक वो जो जुआन है पहले दिन आया था वो हमारा कज़न है एंड दूसरा कमांडर है जू, वो कभी कभार ही हमें नज़र आते हैं। या पूछ लेती है कि वैसे वो जो जुआन आया था मुझे कोई अच्छा पर्सन नहीं लगा था, वो क्या करता है और मुझे पकड़ने के लिए क्यों आया था। ये सुन के अब उससे पूछ लेता है कि अच्छा तो तुम्हें जुआन अच्छा पर्सन नहीं लगा था तो फिर मैं कैसा लगता हूँ, इनके मेरे हवाले से कुछ तो हो गई सही तुम्हारे दिल में। वो भी बोल देती है कि आप ऊपर ऊपर से बहुत ज़्यादा ही सख्त नज़र आते हैं बट दिल के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, चुपके चुपके से केयर भी करते ही हैं। ये बात अच्छे से इसने नोटिस जो कर रही थी। अचानक ही इसकी पॉकेट वॉच नीचे गिर गई थी और उसे पकड़ने के चक्कर में दोनों के हाथ टच होते हैं। हार्ट बीट फास्ट होते हुए उसने अपना हैंड पीछे कर लिया था एंड साइड पे ही आके सोचने लगता है कि कैसे। जब उसने फर्स्ट टाइम इसे देखा था, इसे उससे इतना ज़्यादा लव हो गया था, इसने तो इवन का ये भी प्लान बना के रखा था कि वो इससे शादी करेगा। बट अचानक ही एंड टाइम पे आके इसकी सिस्टर ने प्लान बदल लिया कि वो अब फेंग से शादी करेगी। और वैसे भी उसे यही लगता था कि उसकी सिस्टर अभी छोटी है, उसे बस स्टडीज़ ही करनी दी जाए।
और इतना ज़्यादा ये दुखी हो गया था कि मुझे अपने लव को छोड़ना पड़ रहा। लेकिन खैर चलो, उसे ट्रेनिंग देने के बहाने से कम वो मेरे पास तो है। अब फिर हमें जुआन को दिखाया जाता है और हम पे सीक्रेट रिवील होता है कि एक्चुअली में जुआन लूजी की बड़ी बहन जी को पसंद करता था। इसे उससे लव कॉलेज में ही हुआ था और बस तब से इसने फैसला किया था कि मैं जी से शादी करूँगा। बट बाद में हालात बदल ही गए। अभी ये नहीं जानता था कि क्या सच में ये भी इसे लव करती थी कि नहीं। वो तो अब हमें आगे चल के ही पता चलेगा। अभी से इस रूम में देख के जिंजी आके देखना चाहती है कि यहाँ पे क्या मुझे छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जो कि इन्फॉर्मेशन इसने बोला था मुझे बताना कि मेरे पापा किधर रह रहे हैं, वो सारी की सारी उसने आके दे दी होती हैं। खैर ये इसे अंदर घुसने बिल्कुल नहीं देता है एंड वो सारी इकट्ठी करके लाने पे थैंक यू बोलता हुआ साइड पे ही लेके आ गया था। अब जैसा भी था, इसे अपने पापा को ढूंढ निकालना था उस जगह पे कि वहाँ पे ज़रूर कोई गलत ही काम होता फिर रहा होगा। मेरे पापा और कोई अच्छा काम करे, ऐसा तो हो नहीं सकता। प्रैक्टिस करते करते थक गई थी एंड इसका फ्रेंड चैंग ख्याल रख रहा था। अचानक जैसे इसके लिए कुछ लेने के लिए जा रहा होता है तो फैन उसे टकरा गया था। उसकी कोई चीज़ नीचे गिर गई थी। हालांकि ये जानबूझ के ही फैन ने किया था। वो इससे कोई रिपोर्ट मांग रहा था और ये देने से मना कर रहा होता है। इसे उसके साथ यूं लड़ाई झगड़ा करते हुए देख के बीच में आ जाती है फिर लूजी कि ऐसा मत करो, वो मेरा फ्रेंड है। लेकिन ये साहब होते हैं कि भड़कीले बेचारी को काफ़ी ज़्यादा ही मारने लग गया था। इवन के उसका गला भी दबाने की कोशिश करता है। ये भी कहाँ पीछे हटने वाली थी, अपना फुल बदला लेती है। एंड यहाँ पे तो ये भी बोलने लगी थी कि तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे इधर लाने वाला कोई और नहीं है बल्कि फेंग है। अगर उसे मालूम हो क्या कि मेरे साथ कैसा सलूक कर रहे हो तो वो देखना कैसे तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देता है। ये सब कुछ तो दूर खड़ा फेंग भी देख रहा होता है। इस बेचारी को तो चैंग की ही परवाह होने लगी थी कि बस कितना ही बुरा है ना फैन, हमेशा ही इसे बुली करता रहता है। अब ये सब कुछ तो चियान भी देख चुका था। वो थम्स अप करता हुआ चला जाता है कि तुमने आज बहुत ही अच्छा किया फैन के साथ। फैन अपनी चापलूसी से तो बाहर नहीं आने वाला था। अब जैसे ही चैंग के थ्रू इसे पता चलता है कि कैसे फेंग और चियान दोनों ही काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं तो इसे एक शरारत सूझती है। फेंग कहीं और नहीं बल्कि अपने बड़े भाई कमांडर के पास से आया होता है। वो जी का नाम हटवाना चाहता था और इन्हें यही सारी बातें बताता है कि वो मुझे लगता है कि वन हार्ट ग्रुप की मेंबर नहीं थी, हमारे अंकल ही थे, क्योंकि उसे मारने के बाद वो खुद तो गायब हो गए हैं क्योंकि उनका मिशन कंप्लीट हो गया होगा। लेकिन जू तो ये बात मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फिर हमें वो पिक्चर्स क्यों मिली थी कि जब वो वन हार्ट ग्रुप के ऑनर से मिल रही थी तो वो सब कुछ क्या था। अब जो भी है इन्वेस्टिगेशन तो ये करते ही रहेंगे कि फिर सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसे काफ़ी ज़्यादा जू पे भी गुस्सा आता है कि ये क्या बात हुई, भाई मान क्यों नहीं रहे हैं। इधर इस बेचारी के पास ही पहुंचा होता है फैन। वो इसे किडनैप करके यहाँ से लेके जाना चाहता था और चैंग उसे मना कर रहा होता है। बेचारा है इसी बीच काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी भी हो गया था। ये खुद से तो उसे मारने की कोशिश करती है, खुद को भी और चैंग को भी प्रोटेक्ट करने की। लेकिन वो साहब होते हैं कि बिखरे हुए शेर ही बने हुए थे। ये उसकी टांग पकड़ लेता है एंड फौरन से लूजी से बोलता है कि भाग जाओ। ये तो शुक्र है कि एंड टाइम पे फेंग और चियान दोनों ही पहुँच आए थे। तो इससे हालांकि पूछगछ कर रहे होते हैं कि तुम्हें इधर किसने भेजा है। ज़रूर इसे पकड़ने के लिए भेजा होगा जुआन ने तुम्हें, ऐसी ही बात है। लेकिन ये जिद पे अड़ा हुआ होता है कि बिल्कुल भी मुझे उसने नहीं भेजा था, बल्कि मैं तो इसे बेचना चाहता था, इसलिए ही पकड़ के लेके जा रहा था। अब फेंग इसे चाकू पकड़ाता है कि अपने दुश्मन को खुद ही मार दो, और वैसे भी इसने तुम्हारे दोस्त का भी कत्ल किया है ना, इसकी वजह से चैंग बेचारा भी खामखा में ही मारा गया था। अब ये घबरा रही होती है कि मैं इसे कैसे मारूं, और इसी बात का फ़ायदा उठा के ये उस पर अटैक करने की कोशिश करता है। बट इसी बीच ही फेंग ने उसका काम तमाम कर दिया था। ये काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है। आज फर्स्ट टाइम अपनी आंखों के सामने किसी को मरते हुए देख रही थी। वो बाद में अपोलोजाइज़ कर रहा होता है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ। ये कह देती है कि नहीं, मैं सही से चाकू हैंडल नहीं कर पाई, इसमें मेरी ही गलती है। इसकी बैक पे भी चोट लग गई थी, मेडिसिन लगाने में मुश्किल हो रही होती है। तो कह देती है कि आप वहाँ से फाड़ दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। अब जैसे ही वो यहाँ पे फाड़ता है तो कुछ ज़्यादा ही पट गया था। अब काफ़ी ज़्यादा ही बेचारी एम्बेरस हो गई थी। वो फ़ौरन से ही मेडिसिन लगाने के बाद इसे कोट से कवर कर लेता है एंड ये भी कहने लगा था कि जब फर्स्ट टाइम मैंने भी ये शुरू किया था मुझे भी बहुत ज़्यादा ही हेजिटेशन होती थी, मैं भी सही से चाकू नहीं पकड़ सकता था, डर लगता था इन सारी चीज़ों से।
बट जब मैंने फिर बाद में अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा, इवन के उस जो भी इंसिडेंट हुआ था, मेरी मॉम की भी डेथ हो गई, वो वन हार्ट ग्रुप नहीं किया था। तब से मैंने फैसला कर लिया था और अपने दिल को भी मजबूत किया। बस एक दफ़ा तुमने अगर किसी को विक्टिम बना लिया तो उसके बाद तुम्हें आसानी ही होगी। यार ये भी उसे प्रॉमिस करती है कि अब नहीं, अब जो भी होगा मैं अपने दुश्मन को उसे मज़ा चखा के रहूँगी। ये उसे एक चाकू गिफ्ट करता है कि मेरी तरफ से हमेशा इसे अपने पास रखना। वैसे भी इसकी सेफ्टी के लिए भी था। ये तो खुशी खुशी उसका दिया गिफ्ट एक्सेप्ट करती है एंड साथ में प्रॉमिस भी करने लगी थी कि अब मैं अपनी डेस्टिनी खुद लिखूंगी। और बाकी जो कातिल है उसे तो इसने पकड़ना ही था। इधर फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि फेंग और चियान जुआन को पकड़ने के लिए आ गए थे कि तुमने ही अपने आदमी फैन को भेजा था ना तब ब्रॉन्जी लीफ में कि वो लूजी को पकड़ के तुम्हारे पास लेके आए। यहाँ पे तो इन भाइयों की अच्छी खासी फाइट हो गई थी और यही देखते देखते कमांडर जू भी आ जाते हैं। उन्होंने तो आते ही सबको बारी बारी थप्पड़े मार दिए थे कि हम भाइयों ने ये डिसाइड किया हुआ था कि कभी भी लड़ेंगे नहीं, बट यहाँ पे क्या चल रहा है। इसी दौरान ही चुपके से अब जो कि जुआन साहब थे, इसने जिंजी को भेज दिया था ब्रॉन्जी लीफ में कि फेंग और चियान तो इधर आए हुए हैं और जाके उस लड़की को पकड़ के लाओ। और ये भी इसे लेने के लिए पहुंच आए थे। जिंजी अपने साथ उसी पुलिस ऑफिसर को भी लिए फिर रही थी कि तुम इस लड़की को पहचानते हो ना, पहले भी तुम लोगों की मुलाकात हो चुकी है, ये वही है ना जिसकी कि हमें तलाश है। वेल ये भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है कि कहीं ये फूट ही ना दे मुंह से कि मैं वही लड़की हूँ, फेंग और चियान भी इधर नहीं है, ये मुझे पकड़ के ही ना लेके जाएं। लेकिन ये बंदा यहाँ पे साफ इसे पहचानने से मना कर देता है कि बिल्कुल भी ये वो लड़की नहीं है। अब जैसा कि इसने इसकी टांग पे तब शूट किया था, अब अपना पूरा बदला इससे ले लेती है और वो इसे कुछ भी नहीं कहता, वहाँ से चला गया था। इसके पीछे का ये रीज़न होता है कि हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है कि कैसे आज से 3 दिन पहले ही इसके पास फेंग आया था इसे डराने धमकाने के लिए कि तुम लूजी को नहीं जानते हो और इस बारे में किसी को भी खबर मत होने देना, वरना कि मैं जो तुम्हारा हाल करूंगा सारी जिंदगी याद रखोगे। इसलिए वो चुपचाप यहाँ से चला गया था। जिंजी नहीं जाने वाली होती, इससे पहले कि इसे कोई भी नुकसान पहुंचाती। बाकी इसके जो भी पार्टनर्स थे वो पहुंच जाते हैं। इसके मेट्स अब काफ़ी अच्छे फ्रेंड बन चुके थे कि हमारे साथी को कुछ कह के तो दिखाओ। ये मतलब नहीं है कि हमारे बॉस इधर नहीं है तो तुम अपनी मर्जी से चाहे जो करती फिरो। अब ये जिंसी भी अपना सा मुंह लेके वहां से चली ही गई थी। इधर चारों भाई की मीटिंग का ही सीन दिखाया जाता है। जिंसी ने आगे से बता दिया था कि ठीक है कि हम नहीं पकड़ पाए हैं लूजी को, बट हमें इतना तो पता चल गया है कि वो ब्रॉन्जी लीफ में ही है। अब इसी बारे में ही ये अपने कमांडर भाई को बता देता है, मिस्टर जू को, कि कैसे इनके भाई ने अपनी रेजिडेंस में एक लड़की को छुपा के रखा हुआ है और मुझे शक है कि वो वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है जो कि हमारा दुश्मन है। अब फेंग फौरन से कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, उस लड़की को हमने एक मिशन के लिए रखा हुआ है जिसकी के सीक्रेटली हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सो आप मेरे भाई को हमारे खिलाफ भड़काना बंद करें। और युआन साहब कह रहे होते हैं कि अच्छा तो ऐसी ही बात है तो ठीक है, फिर क्यों ना जिंसी एंड वो जो लड़की है लूजी उसके बीच कंपटीशन करवाया जाए। अगर जिंसी विन करती है तो जिस मिशन की तुम बात कर रहे हो उस पे जिंसी को ही भेजा जाएगा एंड इसके बाद वो जो लड़की है लूजी उसे भी मेरे हवाले कर दोगे। अगर फर्ज करो लूजी विन करती है तो उसके बाद मैं तुम्हें अपने पापा का एड्रेस बता दूंगा कि वो कहाँ पे है। तुम्हें उनकी तलाश है ना, तो बिल्कुल जाके उन्हें पकड़ सकते हो। ये तो खैर उसकी कंडीशन कहाँ मानने वाला होता है। फिलहाल जू के सामने यही बोल देता है कि ठीक है इस बारे में सोचेंगे। भागता भागता ही आया था लूजी के पास के क्या तुम ठीक हो। यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में तो उसे मालूम हो ही चुका होता है। इसके हाथ पे लगे खून को देख के फौरन से वॉश करने लगा था और इसका ये गेस्चर लूजी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। दिन ब दिन उसके दिल में तो इसे लेके अट्रैक्शन बढ़ती ही जा रही थी। जिंसी मैडम को ये तो खबर मिल गई थी कि लूजी एक्चुअली में जी की ही छोटी बहन है। इस बारे में वो जुआन को नहीं बताती क्योंकि जानती है कि जुआन कितना ज़्यादा जी से लव करता है। उस दिन भी उसने देख लिया था कि वो जो रो रहा था वो सिर्फ जी की वजह से ही। हालांकि वो चाहे जितना इसे छुपाता फिरा, ये कभी नहीं चाहती थी कि कोई भी लड़की जुआन की लाइफ में आए। और इसने पहले तो डिसाइड किया होता है कि क्यों ना इसे अपने लव की कन्फेशन कर दूं। उसके क्लोज आती है वो, जब इसे खुद से दूर करता है तो फिर बिना ही कुछ बोले वहां से चली ही गई थी कि अभी वक्त नहीं। ये शॉवर लेके अभी बाहर निकली ही होती है कि अचानक ही चियान और फेंग भी आ गए थे। उन दोनों को देख के छुप जाती है एंड इनकी बातें भी सुनने लगी थी।
आज जो कुछ भी इनकी जुआन के साथ डिस्कशन हुई थी उसे लेके जियान पूछ रहा होता है कि तो फिर आपने क्या सोचा है कि जिनसी एंड लूजी का कंपटीशन करवाएंगे कि नहीं। ये कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं ख़तरे में नहीं डाल सकता हूँ लूजी को। एंड बाकी रही मिशन पे जाने की बात, वो तो इन्हें ये भी मालूम हो ही चुका था कि इनके अंकल काम करते हैं वन हार्ट ग्रुप के जो भी बॉस है उनके साथ। अब अगर इन्होंने अपने अंकल को तलाश कर लिया तो उसके थ्रू ही इन्हें मालूम हो जाना है कि वन हार्ट ग्रुप का बॉस कौन है और उसे भी पकड़ लेंगे। अपने उस दुश्मन को तो इन्होंने अंजाम तक पहुंचाना ही था कि हमको जो भी डांसर्स गर्ल्स होती हैं उसमें किसी लड़की को तो हमने भेजना ही है। फिलहाल ये इस बारे में बात नहीं करना चाहता था। अब चूंकि ये सारी बातें सुननी होती हैं लूजी ने, अब ये उसे देख के फ़ौरन से इसका फेस कवर कर देता एंड पूछने भी लगा था कि इधर क्या कर रही हो। ये आगे से इस बात का तो उसे जवाब नहीं देती है कि मैं इधर क्या कर रही थी। वेल, ये ज़रूर कहने लगी थी कि मैं जिनसी के साथ कंपटीशन करने के लिए तैयार हूँ एंड वो जो सीक्रेट मिशन पे जाने की बात कर रहे थे वहाँ पे जाने के लिए भी, लेकिन ये मना कर रहा होता है। एंड ये भी कहने लगा था कि वैसे अगर तुम्हें जानना है कि तुम्हारा दुश्मन कौन है, मीन के तुम्हारी सिस्टर की डेथ किसकी वजह से हुई थी, मैं वो तुम्हें बताने के लिए तैयार हूँ। एंड फाइनली इसे बता ही देता है कि वो हमारे अंकल ही थे जिन्होंने के गलती से ही उसे मारा था क्योंकि उन्हें लगता था कि वो वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है। वेल, अब ऐसी तो खैर कोई बात थी ही नहीं। इसे काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। अभी था इसने तो अब इनके अंकल का काम ही तमाम करने का फैसला कर लिया होता है, बाकी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का भी, कि उस मिशन में मैं जाऊंगी, जिंजी को बिल्कुल नहीं भेजा जाएगा। बाकी सारे सबके सामने ही इसे खुद का मास्टर बनने को ही बोलने लगी थी कि आप मुझे ट्रेनिंग देंगे तो मैं ज़रूर उस कंपटीशन में विन करूंगी। अब सारे इसे सपोर्ट कर रहे होते हैं कि हाँ ठीक है बॉस, आप इसकी बात मान लेना। और वैसे भी ये तो अब हमारी एक मेंबर बन चुकी है हमारी कम्युनिटी की, और हमें यकीन है कि ये ज़रूर विन करेगी। अब यही सारी बातें सुनने के बाद वैसे भी ये सारे ही सपोर्ट इसे कर रहे होते हैं, वोट भी इसी की तरफ ही गए थे, सो इसे मानना ही पड़ गया था कि ठीक है इसे ट्रेनिंग मैं ही तुम्हें दूंगा। एंड वो इसका मास्टर बन चुका होता है। इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई थी और ट्रेनिंग के दौरान ये भी काफ़ी क्लोज आ चुके होते हैं। इनकी बॉन्डिंग भी दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग ही होती जा रही थी। इनके साथ तो खैर जियान भी मिला ही होता है। इनकी ट्रेनिंग को काफ़ी टाइम बीत गया था। अब फाइनली कंपटीशन का दिन आ गया होता है। ये लोग तो उसे बेस्ट विशेस देते हैं, उन्हें यकीन था कि लूजी ही विन करेगी। उन्होंने इसकी अच्छी खासी ट्रेनिंग जो कर दी थी, और यहाँ पे तो दूसरी पार्टी भी पहुंची होती है और उनके साथ साथ कमांडर जू भी आए थे, मिनके इनके बड़े भाई, वो खुद यहाँ पे देखने वाले थे। तभी हमें फ्लैशबैक का भी सीन दिखाया जाता है कि कैसे आज से कुछ दिनों पहले अचानक इसने उससे पूछ लिया था फैंग से कि क्या मेरी बहन आपको सच्ची में लव करती थी, तो ये कह देता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब आखिर वो मुझसे शादी क्यों करना चाहती थी, शायद इसलिए कि उसकी बैक स्ट्रॉन्ग हो, या जो भी रीज़न था वो तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि वो मुझसे लव नहीं करती थी। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, सो क्या आप भी मेरी बहन से लव करते थे, तो ये कह देता है कि नहीं। ये सुन के खुद भी एकदम सरप्राइज रह गई थी। अब इसके दिल में थोड़ी सी उम्मीद तो जागती है कि इसका मतलब है कि मेरा चांस बन सकता है। सो बैक टू द कंपटीशन। इधर इनकी तो अच्छी खासी फाइट स्टार्ट हो गई थी, दोनों जोर का मुकाबला करती हैं। अचानक ही इसकी पॉकेट वॉच जैसे ही नीचे गिरती है, ये देखते ही फौरन से ही जुआन ने कंपटीशन का एंड कर दिया था एंड वो जिता देता है कि लूजी ही इस गेम की विनर है। और ये देख के तो वो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी हो गई थी एंड फौरन से आके इसे हक कर लेती है। और जैसे ही जल्दी से रियलाइज़ होता है तो फिर फैंग की गोद में से भी उतर गई थी। वो तो काफ़ी हॉट फील कर रहा था। इधर अचानक ही इसकी नज़र एक ब्लेड पे पड़ती है और ये देख के फैंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि जिनसी ने इधर ब्लेड का यूज़ किया था, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अगर लूजी को नुकसान हो जाता तो इसकी जान भी तो खतरे में जा सकती थी। वो फौरन से ही ये बात पूछने के लिए पहुंचता है युआन के पास। एंड अब युआन की तो शक्ल खैर देखने लायक की होती है। वो खुद को ही फिर जख्मी कर देता है कि तुम जिनसी को मत बोलो, इससे मैं खुद ही निमट लूँगा। हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि इसमें हमारी ही गलती है, हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। फिर इसने अब जिनसी की जगह पे उससे अपोलोजाइज़ कर लिया था। रात को ही सेलिब्रेट करने के लिए आ गए थे, साथ में जैसे ही खाना खा रहे होते हैं तो ये उसे खुद के साथ ड्रिंक करने को बोलती है और वो साफ मना कर रहा होता है कि नहीं। तो ये कह देती है कि चलो ठीक है, क्यों ना हम एक गेम खेलें, अगर मैं विन करूँगी तो उसके बाद आप मुझे ड्रिंक करने देंगे। ये होती है हैंड फाइट। अब इसमें इतनी ताकत कहाँ थी, फिर भी अब रूल्स वगैरह तो इन्होंने रखे नहीं थे, वो फुल जोर लगाती है। इसी बीच ही दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज भी आ गए थे।
ये पहले उसे किस करने का सोचता है एंड फिर बाद में खुद ही पीछे हो गया था कि नहीं, अब तो मैं इसका मास्टर भी बन चुका हूँ एंड बैक ब्रदर इन लॉ भी एक तरह से था ही सही, तो मुझे फ़िलहाल इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए। और ये इसे जैसे ही सोचो में मगन देखती है तो फ़ौरन से ही फिर इसने ज़ोर से उसका हाथ नीचे पटक दिया था, जिसके बाद तो ये विन कर जाती है। इसकी आंख पे कुछ लग गया था, वो फ़ौरन से साफ कर देता है। दूसरी तरफ ही हमें दिखाया जाता है जुआन को। उस पॉकेट वॉच को देखने के बाद इसे अंदाज़ा हो गया था कि लूजी जी की छोटी बहन है, क्योंकि बिल्कुल वैसे सी पॉकेट वॉच तब भी उसने गिफ्ट की थी इसे भी, और इसने अभी तक संभाल के ही रखी होती है। इसे काफ़ी ज़्यादा दुख हो रहा था कि क्या मैं जी की छोटी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। ये समझ रहा था कि वो वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है, बट ऐसा तो कुछ था नहीं, और सारा ब्लेम जिनसी पे डाल देता है कि तुम्हें इस बारे में मालूम था ना, तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं। और फ़ौरन से ही इसे यहाँ से चले जाने को ही बोलने लगा था। वो पहले इसे किस कर लेती है एंड देन जोर का थप्पड़ मार के कह देती है कि मैं ठीक है, मैं मानती हूँ कि तुम्हें पसंद करती हूँ, मैंने अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस की, बट अब की बार मैं ही तुम्हें रिजेक्ट करती हूँ, तुम मेरे काबिल बिल्कुल नहीं हो। एंड रोती हुई इसका ग्रुप छोड़ के ही वहाँ से चली जाती है। लूजी तो बहुत ज़्यादा ही ड्रंक हो गई थी एंड अपनी फैमिली को मिस करके इमोशनल भी हो जाती है। ये उसके फ़ौरन से आंसू को पहुँच देता है एंड उसका मूड फ्रेश करने की भरपूर कोशिश करने लगा था। कुछ ग्लिटर वगैरह इसे गिफ्ट करता है और वो इसे बहुत ज़्यादा ही पसंद आता है। यहाँ पे तो इन दोनों ने ही मिलकर तोड़ फोड़ भी मचा के रखी थी। वो अब हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि इसे चोट ना लग जाए। इसी बीच जैसे ही क्लोज आते हैं ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाती, फ़ौरन से उसे किस कर लेती है, और ये बात तो फैंक के लिए भी काफ़ी सरप्राइजिंग थी। इसके बाद तो ये खैर इतनी टुन हो चुकी थी कि यहीं पे बेहोश हो जाती है एंड वो इसका हाथ पकड़ के ही ब्लश करने लगा था। अब वो जैसे इसे सोफ़ा पे लिटाने के बाद यहाँ से जा रहा होता है तो ये उसका हाथ पकड़ लेती है। आज की रात तो उसे इधर से जाने भी नहीं देती। अगले दिन जैसे इसकी आँख खुलती है तो ये नोटिस करता है कि ये अभी सो रही है, बट एक्चुअली में लूजी जाग रही थी। उसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं कैसे उठूँ। और ये वाला सीन तो जियान ने भी देख लिया था। वो बाद में अपने भाई को काफ़ी ज़्यादा टीज़ करता है कि आप स्माइल कर रहे हैं ना। ये कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, अब जिस मिशन के लिए मैंने तुम्हें भेजा था वो बताओ। खैर फाइनली कह देते हैं कि हाँ, अब जो कि हम लोग वो विन कर चुके थे कंपटीशन, सो इसलिए जो एड्रेस बताया था हमें जुआन ने, हमें मालूम हो गया है कि वाकई में वहाँ पे उसके पापा रहते हैं। अब इनका नेक्स्ट मिशन ये था कि उस जगह पे रेडी करके लूजी को ही इन लोगों ने वहाँ पे भेजना था कि किसी को शक भी ना हो, और बस इनके अंकल के थ्रू ये भी पता चलाना था कि वन हार्ट ग्रुप का आखिर को बॉस कौन है। उस तक तो इसके थ्रू ही पहुँच सकते थे। अब जैसे ही वापस आते हैं तो इधर इसने इनके लिए ब्रेकफास्ट बना दिया था। ये अब बातों ही बातों में इन्हें काफ़ी ज़्यादा टीस भी करता है एंड ये बताने की भी कोशिश करता है कि रात को जो कुछ भी हुआ था, क्या लूजी आपको पता नहीं है कि आपने रात को क्या किया था। खैर उसे तो कुछ याद भी नहीं था, जो कि उसने रात को इसे किस की थी वो बिल्कुल भूल चुकी थी। हाँ, ये ज़रूर याद था कि तोड़ फोड़ की हुई थी इसने। अब वो फ़ौरन से ही फिर बात को बदल देता है कि अगर मेरा भाई खुद इसके सामने एक्सपोज नहीं करना चाहता अपनी फीलिंग्स तो मैं भी कुछ नहीं बोलूँगा। अब इसके जो कि नेक्स्ट प्लान था उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। इसके बाद घूमने फिरने के लिए जैसे ही बाहर आते हैं, फैंग इसका हाथ तो पकड़ना चाह रहा था बट नहीं पकड़ पाता। ये लोग कोई गेम ही खेलने लगे थे जिसमें कि लूजी बिल्कुल भी एक्सपर्ट नहीं होती है, हमेशा हार ही रही थी। वो पीछे से आके इसकी हेल्प करने का सोचता है, बट इसकी बार उसका निशाना भी चूक गया था। अब अगली लेडी तो इसका भी मजाक बना रही थी कि कितने कॉन्फिडेंस के साथ ये गेम खेलने के लिए आए थे। अब उसका मुंह तोड़ जवाब देता है, ये गेम तो इसने ही विन कर ली थी और जो गिफ्ट्स वगैरह उसे मिलते हैं वो लूजी को ही दे देता है, और इसे यहाँ पे अपना वेट करने का बोल के इसके लिए कुछ लेने के लिए चला गया था। और तभी जुआन इसे पकड़ के यहाँ से लेके चला जाता है, और जब तक कि ये पहुँचा था तब तक लूजी इधर से गायब थी। फैंग को उसकी टेंशन हो रही होती है कि वो कहाँ पे चली गई। इधर ये उसके पाँव पकड़ के उससे अपोलोजाइज कर रहा था कि मुझे नहीं पता था कि तुम ये की छोटी बहन हो, अगर मेरी वजह से तुम हर्ट हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और जो कि ये ने इसे पॉकेट वॉच दी हुई थी, सेम इसके जैसी लूजी के पास भी थी, इसे भी दिखाने लगता है कि ये देखो, ये तुम्हारी बहन ने ही मुझे गिफ्ट की थी, हम दोनों कितने ज़्यादा क्लोज थे। एंड जब उसकी फ़र्स्ट मुलाकात उससे हुई तो उसके बारे में भी बताने लगता है कि वैसे वो कोई अच्छी तो नहीं थी, मैं तो कोई गुंडा बदमाश ही था, और ये बात तुम्हारी सिस्टर को बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैं तो इसकी खातिर खुद को भी कितना ज़्यादा चेंज भी कर लिया।
उसे घर तक भी सीक्रेटली छोड़ने के लिए जाया करता था कि कोई उसे हर्ट ना करे। खैर इसके बीच ही हमारी फ्रेंडशिप हो गई, लेकिन मैं ये नहीं जानता हूँ कि वो वाकई में मुझसे लव करती थी कि नहीं। मैं तो अपना दिल उसे दे चुका था। इधर ही खूंखार शेर की तरह पहुंचा हुआ था फेंग भी, जो कि काफी ज्यादा जुआन पे गुस्सा कर रहा होता है कि लूजी को किडनैप करके क्यों लाए हो तुम। अब ये आगे से कह देती है कि नहीं, जैसा तुम समझ रहे ऐसी कोई बात नहीं है, बल्कि जुआन तो मुझे अपोलोजाइज करने के लिए इधर लेके आया था। एंड ये भी बताती है कि ये वही बंदा है जिससे कि मेरी सिस्टर लव करती थी। ये सुन के तो जुआन एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि क्या तुम्हारी बहन मुझे पसंद करती थी, क्या ये सच है। वो भी कह देती है कि हाँ बिल्कुल। अब ये लोग जो कि यहाँ से जाने वाले थे, इनका जो नेक्स्ट मिशन था कि कैसे जुआन के पापा को पकड़ना है, इसके बारे में जुआन से भी डिस्कस करते हैं। तो जुआन कह देते हैं कि इसमें मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकता हूँ। मुझे पापा ने बोला हुआ है कि मैं उससे कुछ डांसर गर्ल्स वगैरह पहुँचाऊँ। अगर उन्हीं डांसर गर्ल्स में ये बन के चली गई तो किसी को कोई भी शक नहीं होगा कि कोई हमारा स्पाई किया हुआ है। ये कह देते हैं कि तुम रहने ही दो, जो भी करना होगा हम खुद ही डिसाइड कर लेंगे। इनके बिल्कुल भी उसकी बात नहीं मानने वाला था, अभी भी उस पर गुस्सा ही होता है। जुआन के साथ तो इनकी खैर दुश्मनी पक्की ही थी। यहाँ से वापसी पे इनकी गाड़ी खराब हो गई थी कब से ही। इसका मतलब है कि इनके अंकल ने इन पे नजर रखी हुई थी। वो इसे गाड़ी में लॉक कर देते हैं कि ये यहाँ से बाहर ना निकले और इतने में इन गुंडों का ये काम तमाम कर दे। इसे काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही होती है कि खुद अकेले में ये कैसे फाइट करेगा। ये तो शुक्र है कि इसे एक गन मिल गई थी, जिसके थ्रू ही इसने ना सिर्फ इस गाड़ी के डोर्स को ओपन कर लिया था बल्कि उन गुंडों से भी फाइट करती है। दोनों ने मिलकर इनकी तो अच्छी खासी दुर्गति बना दी थी और इतने में ही एंट्री हो जाती है चियान की भी। यार ये मुसीबत में होते हैं और वो इनकी हेल्प करने के लिए ना आता, ऐसे कैसे हो सकता था। लूजी को तो फेंग की चिंता ही हो रही थी कि क्या ये ठीक है, तो वो कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल। एड चियान ने इसका चेकअप कर लिया था एंड ये भी कहता है कि वैसे हम रूमर्स भी फैला देंगे, जैसे कि इधर जो भी आज कुछ इंसिडेंट हुआ था उसकी वजह से फेंग क्रिपल्ड हो चुका है, ताकि हमारे अंकल को ये गलत खबर मिल जाए एंड वो पुरसुकून हो जाए। और इसी बीच ही हम उस पर ऐसा दावा बोलेंगे ना कि वो सारी ज़िंदगी याद रखेगा। इसे कुछ ड्रेसेस वगैरह दिलवाने के लिए अपनी ही बुटीक पे ले आए थे। इनके ये कारोबार भी करते हैं, यही बात तो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग होती है लूजी के लिए। दूसरी तरफ ही फाइनली हमारी नज़र अंकल पे भी पड़ी जाती है, जो कि वन हार्ट ग्रुप के ही मेंबर थे और उन्होंने इसके ज़िम्मे एक काम लगाया हुआ था। इसी क्लब में कुछ डांसर गर्ल्स को ये एक आदमी को खुश करने के लिए कब से ही लड़कियों को बुला रहे थे, बट नहीं, वो आदमी था कि खुश होने का नाम नहीं ले रहा था। एंड उस आदमी जिसका नाम होता है मिस्टर जू, उन्होंने वन ग्रुप हार्ट का जो बॉस होते हैं प्रीस्ट, उसके साथ कोई डील साइन करनी थी, बट उनके नखरे थे ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। जितनी भी लड़कियां ये यहाँ पे लेके आते थे उन्हें कोई भी पसंद आ ही नहीं रही थी। और यहीं क्लब के बाहर ही हमारी कमांडर जू पे भी नज़र पड़ती है, जो कि चियान एंड फेंग को बिना बताए किसी बिजनेस मीटिंग के लिए आए थे। एक जगह पे होते हुए अंकल पे इसकी नज़र नहीं पड़ती। वाल इसने इस बार में फेंग और चियान को तो खैर नहीं बताया होता कि अगर उन्हें पता चल भी गया तो ये झूठ बोल दूंगा कि अंकल को ढूंढने के लिए मैं इस क्लब में आया था। अब इसे भी पैसों की ज़रूरत होती है अपने रेजिडेंस के लिए एंड आर्मी के लिए भी। अब जिस लेडी को यहाँ पे देखने के लिए आया था, मीन के जिसके साथ इसकी मीटिंग होती है, वो कोई और नहीं इसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी डिंगशी, जिसे कि देखने के बाद ही अपनी पास्ट की मेमोरीज में खो जाता है कि अचानक डिंगशी ने इससे ब्रेकअप कर लिया था। वो इससे कोई भी राब्ता नहीं रखना चाहती थी। इसने कितनी मिन्नतें की थी कि प्लीज़ मुझे छोड़ के मत जाओ, बट उसने एक बात भी नहीं सुनी थी। खैर आज जो अचानक इसकी उससे मुलाकात हो ही गई, उसे देखने के बाद ही इसने तो अपना प्लान कैंसिल कर लिया होता है कि मुझे कोई भी कोऑपरेशन नहीं चाहिए। और ये मैडम, इसे प्रीस्ट अंकल ने ये मिशन दिया हुआ था कि तुम्हें हर हाल में जू कमांडर का दिल जीतना है और उसे हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाने के लिए ज़रूर मनाना है, क्योंकि इस वक्त उसे पैसों की ज़रूरत है और हम उसी का ही यूज़ करेंगे। अपनी जो कि इलीगल काम कर रहे थे, अब इससे फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। इसे यही लगता है कि जैसे अभी भी मुझे लेके जू के दिल में फीलिंग्स है। खैर वो तो इसे खुद से दूर रहने को ही बोलने लगा था, काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी कर जाता है कि ये तुमने क्या नया काम स्टार्ट कर दिया। एंड बिना कोई फिर रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चला ही गया था कि मुझे तुम लोगों के साथ कोई भी बिजनेस नहीं करना है। इधर लूजी भी अच्छे से रेडी हो गई थी, वही ड्रेस पहना होता है जो कि इसके लिए फेंग ने सिलेक्ट किया था और उसमें काफ़ी ज़्यादा ही प्रीटी दिख रही थी।
अचानक ही इसको चोट लग जाती है, कोई चीज़ नीचे गिर गई थी। ये फ़ौरन से उसे उठाता हुआ साइड पे ही जाके बिठा देता है एंड चेक करने लगा था कि चोट ज़्यादा गहरी तो नहीं है, शुक्र है कि ये बच गई थी। अब नोटिस करते हैं कि ओह, तो तुम्हारे एयर पायरिसिंग तो हुई भी नहीं हुई, चलो क्यों ना मैं ही कर देता हूँ। पहले तो इसका फेस कवर करता है एंड इसी बीच ही वो कपड़ा भी उड़ गया था, दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ गए थे। अब जैसे ही ऊपर से इन्हें चियान के आने की आवाज़ सुनाई देती है, ये तो ब्लश करती हुई वहाँ से भाग गई थी। लूजी को बाहर जैसे ही एक स्टॉल नजर आया था तो अपने लिए पॉप्सिल्स बाय करने खड़ी हो जाती है। तभी डिंगशी की भी एंट्री होती है, बट अचानक उसे याद आता है कि ओह नो, मैं तो पैसे लाना भूल गई। अब उसकी पेमेंट इधर इसने कर दी थी, ये अब उसे थैंक यू बोलती है एंड अपनी छोटी सिस्टर को भी याद करने लगी थी, जिससे कि ऑरेंज पॉप्सिल्स बहुत ज़्यादा पसंद थी। अब इसे न्यू आइडेंटिटी भी मिल गई थी। अब साथ में डांस करने के लिए इसे फैन भी दिया जाता है। ये कह देती है कि क्या इसका यूज़ क्या करना है, किसी को मारने के लिए? तो फौरन से ही फैन कह देता है कि बिल्कुल भी नहीं, बल्कि दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए ही है ये। इन दोनों के बीच क्या आंख मटक्का चल रहा था, चियान तो सब कुछ जानता है। वेल, अब इसे डांस भी किसी और ने नहीं बल्कि चियान ने ही सिखाना था और काफ़ी ज़्यादा क्रेजी हरकतें भी करता है। यार, इसने भी कुछ सीख ही लिया होता है। अब उसकी ये अजीबो गरीब सी जो भी डांसिंग स्किल्स होती हैं, ये देख के फैन खुद हैरान हो जाता है कि यार ये तुम क्या हरकतें कर रहे हो। खैर, चियान की मेहनत रंग लाती है और इसने डांस करना सीख ही लिया था। यहाँ पे फैंग तो इससे बिल्कुल नजरें हटा ही नहीं पाता ना। इधर चियान अचानक बोल देता है कि वैसे अगर तुम्हें पार्टनर डांस भी करना पड़े तो क्या करोगी, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ। बट इनके बीच फैंग आ जाता है कि नहीं, इसे मेरे साथ ही प्रैक्टिस करनी होगी। तो चियान भी बोल देता है कि ठीक है ठीक है, वैसे तुम्हें मैं कुछ टाइम देता हूँ। अगर इस टाइम के बीचों बीच तुमने फैंग को खुद की तरफ अट्रैक्ट कर लिया, मीन के तुम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखना है, आंखों में आंखें डाल के। अगर इसकी वजह से फैंग तुम्हें किस करने पे मजबूर हो गया 20 सेकंड्स के अंदर, तो मैं अप्रूव कर दूंगा कि तुम्हें डांस सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। और साथ में टीज भी करने लगा था कि फैंग, क्या तुम्हारा दिल कर रहा है इसे किस करने को? अब ये अचानक इस बेचारे को टांग मार के नीचे गिरा देता है एंड ये देख के तो इधर ये स्माइल करने लगी थी। इधर ही अब हमें पता चल जाता है कि जो भी डांसर गर्ल्स आज तक इस क्लब में आती थी मिस्टर जैन को इम्प्रेस करने के लिए, वो तो बिल्कुल भी उनसे मुतासिर नहीं होते थे और बदले में वो उस लड़की को मार ही दिया करते थे। अब फिर इस क्लब के मैनेजर मिस्टर जी एंड जो यहाँ की लेडी बॉस होती हैं डिंगशी, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इन लाशों को ठिकाने पे कहाँ पे लगाना है। हालांकि डिंगशी ये काम नहीं करना चाहती है, बट इस बेचारी की भी मजबूरी है, इसे ब्लैकमेल किया जाता है। इसकी जो छोटी सिस्टर है लिली, वो मिस्टर प्रीस्ट, इनके वन हार्ट ग्रुप के जो बॉस हैं उनके कब्जे में है कि अगर तुम ये चाहती हो कि तुम्हारी सिस्टर सही सलामत रहे तो उसके बदले में जो भी तुम्हें काम करने को बोला जाता है बस वही करती रहा करो। और फिलहाल तो इन्हें मिस्टर जैन के पास भी एक अच्छी सी लड़की को पहुंचाना था ताकि वो उससे इम्प्रेस हो जाए एंड इसके बाद ही वो उन मिस्टर प्रीस्ट के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट साइन करें। एंड सेकंड इनका ये मिशन होता है कि इसने हर हाल में कमांडर जू के साथ कोऑपरेशन करनी थी और इसे फोर्स किया जा रहा था ये सब कुछ करने के लिए। अपने एक्स को दोबारा से खुद से लव करवाना तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था, बट ये क्या करती, इसे ये सब कुछ तो अब करना ही था अपनी छोटी सिस्टर की जान बचाने के लिए। फैंग ने लूजी को साइन लैंग्वेज वगैरह सिखा दी थी कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, हो सकता है कि वहाँ पे कोई हम दोनों को बात ना करने दे। ये भी बहुत अच्छे से सब कुछ सीख जाती है। अगले दिन बाकी डांसर गर्ल्स की तरह लूजी की क्लब में एंट्री हो ही गई थी। अब किसी मुसीबत में ना पड़ जाए और इसे उनकी ज़रूरत ना हो, इसी वजह से हमारा हीरो भी चुपके चुपके से ही पहुंचा हुआ था। मिस्टर जी सारी गर्ल्स की आइडेंटिटीज़ वगैरह देखने लगे थे और जैसे ही डिंगशी की नज़र लूजी पे पड़ती है, उसने तो पहली नज़र में से पहचान लिया था कि ये तो वही स्टॉल वाली गर्ल है। बट मैंने तो इसे यहाँ पे एक हफ्ता पहले देखा था, तो ये क्यों बताया जा रहा है कि ये तो इन गर्ल्स के साथ ही इधर आई है और वो भी अभी अभी पहुंची है इस सिटी में। इन सारी सिचुएशन को संभालने के लिए युआन आ जाता है कि ये तो मेरे साथ आई है। अब डिंगशी एंड मास्टर जी तो दोनों ही इसे पहचानते हैं कि ये तो जो बंदा हमारे लिए काम करता है एंड मिस्टर प्रीस्ट के लिए भी, और ये उनका बेटा है यंग मास्टर युआन। अब ये हमसे कैसे झूठ बोल सकते हैं, इन पे इनके शक करना तो बनता ही नहीं है। इस वजह से लूजी की जान बच गई थी, ये लोग उसे यहाँ से बाहर नहीं भगाते हैं।
यहाँ से वापसी पे युआन तो बोल रहा होता है कि कम से कम आप लोगों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, मैंने इतनी मदद की। बट फैंग तो जलिस फील कर रहा था। इसने देखा था कि कैसे लूजी के शोल्डर पे इसने हाथ रखा हुआ था, वो तो अब उससे हाथ तक मिलाना गवारा नहीं करता है। और इसकी ये जेलिसी तो बहुत अच्छे से युआन ने नोटिस कर ली थी। दूसरी तरफ ही अब कमांडर जू को दिखाया जाता है, जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को एक बंदे के साथ देख के जल भुन रहा था। अब यहाँ पे स्पेशली ही बुलाया होता है डिंगजी ने कि कोई बात करनी थी। खैर वो क्या बात हो सकती है, वही कॉपरेशन वाली। इस वक्त तो इस बंदे को इसके साथ देख के ना इसने तो असिस्टेंट शू को ऑर्डर दे दिया था कि इसकी हड्डियां पसलियां जो भी है ना नजर आता है वो तोड़ फोड़ के रख देना। बाकी ये जैसे इसके क्लोज आने की कोशिश करती है, दोबारा से उसे रिजेक्ट करता हुआ चलता बनता है। बाहर आते ही रेन भी स्टार्ट हो गई थी। अब ये एक बहाने से उसके क्लोज आने की कोशिश करती है कि क्या आप मुझे छाता दे देंगे, और वो भी पकड़ाता हुआ वहां से चला गया था। क्लब में जैसे ही अंकल उन सारी डांसर गर्ल्स को देखने के लिए आते हैं, तो जैसे ही लूजी ने उन्हें देखा था, इसके तन बदन में आग लग जाती है कि तो ये वही बंदा है जिसने मेरी सिस्टर का कत्ल किया था। आज तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। यहाँ पे कोई भी मौजूद नहीं था। उन पे अटैक करने की कोशिश करती है, बट अचानक ही उनकी नज़र पड़ गई थी। अब इसने जैसे तैसे करके इस सारी बात को संभाल लिया था। बाकी अंकल यहाँ पे मौजूद थे एंड शायद इनकी कोई मीटिंग हो सकती थी प्रीस्ट के साथ। यही डिस्कशन करने के लिए बाकी सारी गर्ल्स को मिला के फैंग की बुटीक पे पहुंची होती है, क्योंकि इन्हें आधा घंटा दिया जाना था। गार्ड्स भी साथ में मौजूद थे। अब जैसा कि नाप वगैरह लेना है, इसी बहाने से ये इसके क्लोज आ गई थी डिस्कशन करने के लिए। बता देती है एंड ये भी कि आज अंकल को देख के दिल तो किया था कि इसी वक्त उन्हें ख़त्म कर दूं, बट क्या करती, वो जैसे तैसे करके बच्ची गए। इधर जुआन को तो पकड़ के रखा होता है इन गर्ल्स ने, बेचारे की तो शामती आई हुई थी। बड़ी मुश्किलों से ये हाफ आवर कंप्लीट होता है एंड वो सारी लड़कियां वहाँ से जाती हैं। बेचारा जियान कहने लगा था कि इन फाइट से ज़्यादा तो गर्ल्स को संभालना मुश्किल होता है। इधर अंकल को डाउट तो होने लगा था कि जैसे जो डांसर गर्ल्स हैं उनमें कोई सिपाही मौजूद है, मुझे उसका पता चलाना है, ये ना हो कि हमारी ही राह में रुकावट बन जाए। इसने बाकी सारी गर्ल्स को अपने थिएटर में बुलवा लिया था। अर्चियान भागा भागा आके ये न्यूज़ फैंग को देता है। वो तो उन्हें लूजी की परवाह होने लगी थी, इसलिए फौरन से उसके पास भागना स्टार्ट कर देते हैं। इधर इन सारी गर्ल्स की अंकल के हाथों शामती आई होती है। यही पूछ रहे थे कि मुझे सच सच बताओ कि यहाँ पे कौन हमारी चापलूसी करने के लिए आया है, वरना एक एक करके मैंने तुम सारी गर्ल्स को मार देना है। बाकी जो इन्होंने स्टैंप वगैरह लगाए हुए थे वही देखने लगे थे। ये थोड़ी सी घबरा जाती है कि मेरी कमर पे तो वो मार्क का निशान नहीं है, कहीं इन लोगों को पता ना चल जाए। वेल, अब इस मुश्किल घड़ी से बचाने के लिए भी, जो कि ये तब फैंग से मिलने के लिए गई थी, उसने इसे एक आइडिया बताया था, ये उसी पे ही अमल करती है। एंड यहाँ पे तो फाइट करके इसने अंकल को अपने आड़ों हाथों ही ले लिया था। इससे पहले कि उन्हें मारती, फैंग भी अपने आदमियों के साथ पहुंच जाता है। वो इसे मना करने लगा था कि तुम क्यों अपने हाथ खून से रंग रही हो, अंकल को हमारे हवाले कर दो, हम जाने और हमारा काम। लेकिन ये नहीं रुकने वाली थी। इसने सीधा ही चाकू अंकल को दे मारा था। जुआन भी ये देखते देखते आ जाता है। वो इनको भागने में हेल्प करने लगता है कि मैं सारी बातें संभाल लूंगा। खैर, क्योंकि पता चल जो गया था कि इधर क्या हो चुका है, डिंगशी और मैनेजर जी दोनों ही पहुंचे होते हैं। उनके सामने ऐसे शो करवाता है कि जैसे कि अपने पापा को मारने वाला यही है। युआन की वजह से एक दफ़ा फिर से ये लोग बच गए थे। अब बाकी सारी गर्ल्स बेहोश हो गई थी, सिर्फ एक लूजी ही बचती है, जो कि अभी यहाँ पे ऐसे इमोशनल होने का नाटक कर रही होती है कि ये सब कुछ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ही अनहोनी थी। सारे भाई ड्रिंक करने के लिए आए थे और इनके पास युआन भी पहुँचते। अब इन्हें यही लग रहा था कि इसे दुख होगा कि कैसे इसके पापा की डेथ हो गई है, बट उसे तो ज़रा भी परवाह नहीं थी कि बचपन में वो कौन सी मेरी केयर करते थे, हमेशा मुझे और मेरी मॉम को ही बुली करते थे। अच्छा ही हुआ कि उनका ये हाल हो गया। वेल, अब इसकी फ्रेंडशिप तो इन दोनों भाइयों के साथ हो ही गई होती है। इधर ये मैडम पूछने के लिए आई हुई थी कि मुझे सच सच बताओ, वैसे थिएटर में बाकी सारी गर्ल्स बेहोश थी और एक तुम ही होश में बैठी हुई थी, कहीं जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ था उसके पीछे तुम्हारा हाथ तो नहीं? मीन के जो जुआन के पापा की डेथ हुई है, ये कह देती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस आपको ये ऐसे फील हो रहा है। यार, ये भी यहाँ पे उसकी बात पे विश्वास कर लेती है कि ठीक है। एंड इसने उसे एक अपॉर्चुनिटी दे दी थी कि तुमने अगर मेरा काम कर दिया तो इसके बाद
तुम्हारी लाइफ में सक्सेस ही सक्सेस होगी। वो ये होती है कि अब जो लड़की इन्होंने चूज़ करनी थी मिस्टर जैन के पास ले जाने के लिए, वो कोई और नहीं बल्कि लूजी ही होगी। मीन के दिन ब दिन तो इनका मिशन कंप्लीट होने के बिल्कुल करीब ही पहुंचता जा रहा था। अंकल को मार के इसने अपना बदला तो ले लिया था, फिर भी इसे खुशी नहीं होती है। जैसे ही सीक्रेटली फेंगी से मिलने के लिए आया था, ये सारी बातें उससे डिस्कस करती है। वो तसल्ली देने के अलावा क्या ही कह सकता था। ये आगे से बहुत ज़्यादा इमोशनल जो हो गई थी। इधर से धमकियां मिल रही होती है मैनेजर जी की तरफ से कि प्रीस्ट का ऑर्डर आया है कि जल्द अज जल्द तुम कमांडर जू के साथ कोऑपरेशन करो, वरना कि तुम्हारी बहन के साथ जो कुछ हो सकता है तुम वो तो सोच भी नहीं सकती हो। ये लोगों को कोई आहट सुनाई देती है फौरन से ही, ऐसे उसके सामने प्रीटेंड करते हैं जैसे कि मास्टर फेंग इसे हैरास करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जानबूझ के खुद नहीं आई थी, उसके सामने उसे थप्पड़ भी मार देती है। सो इस तरह से मैनेजर जी को बिल्कुल भी शक नहीं होता, इवन के ये तो इसे पैसे देता हुआ भी वहां से साइड पे ही चला गया था। चियान एंड फेंग दोनों को ही यकीन था कि जो डिंगशी है वो भी जरूर वन हार्ट ग्रुप की ही मेंबर होगी। उसकी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसने चियान को बोल दिया होता है कि वो किससे मिलती है, किसके ज़्यादा क्लोज है, मुझे सारी बातों का बता देना। और इधर ही कमांडर जू से मिलने के लिए वही डिंगशी आई होती है जो कि बार बार उसे खुद के साथ कोऑपरेट करने को बोल रही थी। वो भी क्या करता, दिल का हाथ तो मजबूर था, इससे मिलने के लिए आ जाया करता है, लेकिन अपना गुस्सा तो कम नहीं करता। उसे इसी बात का ही ज़्यादा था कि इसने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया था, किस चीज़ की कमी थी मुझ में। एंड फिर से वार्न कर देता है कि आइंदा के बाद अगर तुम मुझे दिखी ना तो फिर देखना मैं क्या हाल करूँगा तुम्हारा। एंड इवन के खुद को शूट भी कर देता है। इसके बाद तो वो वहाँ से चला गया था। ये भी मजबूर होती है कि मैं क्या करूँ, अब जब तक के प्रीस्ट मेरी छोटी बहन को नहीं छोड़ देते हैं तब तक तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, मुझे इसके पास आना ही पड़ेगा। इसे रेडी कर दिया गया था कि आज ही मिस्टर जैन से मिलने के लिए जा रही थी। अर्चियान आके इसे बताता है कि आपको पता है कि जो भी डांसर गर्ल्स मिस्टर जैन से मिलने के लिए जाया करती थी उनका तो वो कत्ल ही करवा देते थे, उनसे खुश नहीं होते थे। तो इसे टेंशन होने लगती है कि ओ नो, हमने तो लूजी को मुसीबत में डाल दिया है। पहले ही इन्हें इस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं मालूम था। फौरन से क्लब में उसे रोकने के लिए आता है। वो भी तैयार होके अब सेकंड फ्लोर पे ही जाने लगी थी एंड उसे इशारा कर देती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ एंड एवरीथिंग हमारे कंट्रोल में है। इस तरह से इसे कुछ तसल्ली हो जाती है। थोड़ी देर में यहाँ की कोई लाइट वगैरह में ख़राबी हो गई थी तो सबको इधर से जाने का ऑर्डर दे दिया गया था। ये आती है मिस्टर जैन के पास, जिनका कि शायद कोई दिमागी मसला ही होता है। पहले तो अपनी परफॉर्मेंस से उन्हें खुश करने की कोशिश करती है। वो एक चाकू से थमा देते हैं कि मुझ पे अटैक करो, मैं भी देखता हूँ कि मुझे कितना जख्म करती हो। यहीं बाहर ही ये सारे लोग भी खड़े हुए थे कि अंदर से बस हमें कोई इशारा मिले तो सही, हम फौरन से ही अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर लेंगे। और इसने जैसा कि इसे मिस्टर जैन ने करने को बोला था ये भी बिल्कुल वैसा सा करती है। एंड अब तो मास्टर जैन बिल्कुल सेटिस्फाई दिख रहे थे। इसे यही कहते हैं कि जाके प्रीस्ट को बोल देना अपने बॉस को कि मैं उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। मीन कि जिस दिन इन लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन होना था उसी दिन ही इन लोगों ने इन पे ही अटैक करके प्रीस्ट का काम भी तमाम कर देना था। इसने तो आज डिंगशी को भी खुश कर दिया होता है कि चलो प्रीस्ट ने जो काम दिया हुआ था एक तो कंप्लीट हो ही गया फाइनल, एंड सेकंड जो मेरा कॉपरेशन वाली बात है उसके बारे में भी मैं सोचूंगी। इसी खुशी में इसने आज के दिन इसे छुट्टी भी दे दी थी और ये खुशी खुशी ही मिलने के लिए फेंग के पास आ जाती है। ये आके जो सारी बातें थी इसे बता देती है कि कैसे वहाँ पे बॉस प्रीस्ट आएंगे और हम बस उसे अपने निशाने पे ले लेंगे। वो तो इवन के इनडायरेक्टली से अपने लव की कन्फेशन भी कर देती है कि कल को पता नहीं क्या होगा, एंड इसका जवाब मांगने लगी थी कि क्या आप भी मुझे लाइक करते हैं कि नहीं। इससे पहले कि वो कोई भी मजीद रिप्लाई करता ऊपर से चियान भी भागा भागा आ गया था। उसने इनके इतने ब्यूटीफुल से मूवमेंट को ख़राब कर दिया था। सो ये उसे घूर कर देखता है कि तुम्हारा यहाँ पे आना इस वक्त क्या ज़रूर बनता था। इधर प्रीस्ट तो काफ़ी ज़्यादा ही हैप्पी लग रहे थे कि एक काम तो कंप्लीट हो गया जो कि डिंगशी के हवाले किया था, एंड सेकंड कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा रहे होते हैं कि इस पे साइन हर हाल में तुमने कमांडर जू के लाने ही है। अब परेशान तो हो जाती है कि मैं क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है। फिर से ही पहुंची हुई थी अब तो जू की प्लेस पे। कमांडर जू को जो कि यहाँ से जा रहे थे उन्हें रोकने की कोशिश कर रही होती है। वो पूछ ही लेता है कि तुम्हारा मसला क्या है, मुझे ये बताओ। अब जब जब ये उसके पास आती है वो अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाता एंड इसे पकड़ के किस करने लगा था। वो अब इसे पहले तो खुद से दूर कर देती है। इतने दिनों से अपने जज्बात को कंट्रोल में उसने किया हुआ था,
दोनों फाइनली एक हो ही गए थे। इसी बीच ही इसने उसे अपनी जो भी प्रॉब्लम थी कमांडर जू से शेयर कर ली होती है कि कैसे मेरी छोटी बहन लिली, वो जो प्रीस्ट हैं, उनके कब्जे में है और उसी को ही लेके मुझे वार्न करते हैं कि मैं आपके साथ कोऑपरेशन करूं। अब आप ही बताएं कि मैं क्या कर सकती हूं। और ये कह देते हैं कि पहले ही मुझे इस बारे में बता देना था, मैं खामखा में तुम पे गुस्सा करता रहा कि तुम किन कामों में पड़ गई हो। वेल जो भी था, उसने हर हाल में अब डिंगशी की हेल्प करने का सोच लिया था। एक ये वही तो लड़की थी जिससे कि वो इतना ज़्यादा लव करता था एंड इसे परेशान ना ही होने को बोलने लगता है कि मैं खुद प्रीस्ट से बात करूँगा, उससे मिलूँगा, बाकी जो भी बातें होंगी वो तो देखा ही जाएगा कि क्या होता है। अब आके चियान बताता है कि वो जो लड़की है ना डिंगशी, वो किसी और के ज़्यादा क्लोज नहीं बल्कि हमारे बिग ब्रदर कमांडर जू से ही बड़ा मिल रही है। अब इन्हें तो यही लगने लगता है कि कहीं कमांडर जू भी तो अंकल प्रीस्ट के साथ नहीं मिले हुए। जो भी सारी बातें हैं हमें खुद जाके कमांडर जू से पूछनी होगी। और वैसे भी डिंगशी से उनका क्या रिश्ता हो सकता है। इधर कमांडर जू प्रीस्ट से डिस्कशन करने के लिए आ गया था और उनके साथ कोऑपरेशन करने के लिए वो तो इनके सामने 2 कंडीशन रखता है। पहली तो ये होती है कि आप बिल्कुल भी वो जो मिस्टर सहन है उनके साथ प्रोजेक्ट पे साइन नहीं करेंगे। आज ही फाइनली इनका वो साइनिंग वाला दिन आ गया होता है और इधर इसने कुछ शर्तें वगैरह ऐड कर दी थी जिन पे के मास्टर जान गुस्सा कर रहे होते हैं कि बिल्कुल भी मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ, आपको जो करना है कर लें। जैसे यहाँ से जा रहा होता है तो पीछे से इन पे गोली चला के प्रीस्ट ने इसे मार दिया था और दोबारा मारने की होती है लूजी को कैसे ही ख़त्म कर दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा ही क्लब में भगदड़ मच गई थी और इसे अकेला छोड़ के भला फैंक कहाँ जा सकता था। वो इधर जो होता है उसके साथ मौजूद। और अचानक जैसे ही इधर प्रीस्ट को जाते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब ऐसा क्यों, वो तो हमें आगे चल के ही पता चलेगा। फिलहाल तो इसका काम था लूजी को इस डेंजर से बाहर निकाल के जाना। दोनों ही गाड़ी में आके बैठ गए थे एंड यही कहने लगता है कि तुम्हें मेरा जवाब चाहिए था ना कि मैं क्या फील करता हूँ। बता देता है कि मुझे तो फर्स्ट साइट ही तुमसे लव हो गया था। एंड बस यही कहने के साथ ही वो इसे किस कर लेता है। अब बाहर ही सारे आदमी खड़े हुए होते हैं इन्हें मारने के लिए। इनके अंकल प्रीस्ट के ही आदमी थे। दोनों ही मिलकर फाइट करते हैं और उन सबका काम तमाम। इससे पहले कि मजीद किसी ट्रबल में पड़ते चियान अपने सारे साथियों को लेके आ गया था। अब जाके ये कुछ रिलीफ फील करते हैं। इसके हाथ तो खून से भर गए थे। वो बार बार अपोलोजाइज कर रहा था कि मेरा ये बिल्कुल भी इरादा नहीं था कि तुम इन सारे कामों में पड़ो, मेरी वजह से ही ऐसा हुआ, मैं तुम्हें सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सुन के ये भी इमोशनल हो जाती है कि मैंने तो ज़िंदगी में कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे इस सारे टाइम को फेस करना पड़ेगा। घर पे आने के बाद ये अपना डाउट क्लियर करना चाहता था। काफ़ी सारी फाइल्स को छान मारता है एंड फाइनली उसे वो मिल ही गई थी। अब हमें पता चलता है कि लूजी किसी और की बेटी नहीं बल्कि प्रीस्ट की ही है, जो कि इनका सबसे बड़ा दुश्मन था। मीन के ये अपने दुश्मन की बेटी से लव करने लगा था, इस बात का तो कभी से अंदाजा हुआ ही नहीं। इन्हें तो यही लगता था कि लूजी एंड जी का बाप मारा गया, बट नहीं, ये तो सिर्फ इनकी गलत फहमी ही थी। और बस इसी बात का ही तो इसे सबसे ज़्यादा दुख होता है एंड ये सारी बातें इसने चियान से शेयर कर ली थी। वो यही पूछ रहा होता है कि अब भाई आप क्या करेंगे, आप तो उससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं ना। अब जैसे तैसे करके इसने भी एक प्लान बना कर ही रख लिया होता है। एक कंडीशन तो प्रीस्ट ने मान ली होती है जू की एंड सेकंड पूछ रहे होते हैं कि अब बताओ क्या करना है। इसने ये कह दिया था कि आप डिंगशी को तंग नहीं करेंगे, मीन के मजीद अपने मिशन इससे कंप्लीट नहीं करवाएंगे, बाकी इसकी बहन को छोड़ दें। लेकिन वो आगे से साफ मना कर देते हैं कि उसका ट्रीटमेंट हो रहा है, अभी मैं फ़िलहाल उसे नहीं छोड़ सकता। अब ये भी कह देता है कि चलो ठीक है, हमें इतना तो पता ही है कि वो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जल्दी ठीक हो जाएगी तो हम उसे इसके कब्जे से निकाल देंगे। अब ये कहता है कि चलो अब वो तो मेरी कंडीशन पूरी नहीं कर सकते हैं, क्या आप अपना क्लियरली फेस मुझे दिखाएंगे। अब जैसे ही अपना मास्क उतारते हैं तो उन्हें देख के तो जू एकदम शॉक्ड ही रह जाता है कि ओह ये तो लूजी के पापा हैं। यहाँ से वापसी पे इससे माफ़ी भी मांग रही होती है कि मेरी वजह से आपको प्रीस्ट के साथ डील साइन करनी पड़ी, हालांकि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी कि आप भी उनके साथ मिलकर कोई इलीगल काम करें। लेकिन वो कह रहा होता है कि नहीं, तुम्हें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम चिंता मत करो, बाकी तुम्हारी बहन को भी हम उससे बचा लेंगे। एंड इसे उठाता हुआ खुशी खुशी घर ही जाने लगा था कि बस एक दफ़ा तुम मेरे साथ हो, मुझे और क्या ही चाहिए। दूसरी तरफ ही फेंग लूजी के पास पहुंचा होता है 2 ऑप्शंस लेके। एक ये कि अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करो एंड न्यू आइडेंटिटी बनाओ, एंड सेकंड होता है कि ये कंट्री ही छोड़ के चली जाओ।
वो हैरान हो रही होती है कि आप आके मुझे ऐसे करने को कैसे बोल सकते हैं। मीन कि आप तो मुझसे इतना ज़्यादा लव करते हैं तो मुझे खुद से दूर करने का आपने सोचा तो सोचा भी कैसे। तो फैंग आगे से कह देता है कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, वो तो बस ऐसे ही मेरे दिमाग में जो भी आया मैंने तुमसे बोल दिया, वरना कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब इंसान की फीलिंग्स तो बदलती ही रहती हैं, मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरी नज़रों से अब तुम दूर हो जाओ। ये सुन के तो बेचारी लूजी बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो गई थी कि ये क्या बातें कर रहे हैं आप। आपने पहले मुझे कहा था कि हमेशा खुश रखेंगे, प्रोटेक्ट भी करेंगे, बट अब देखें कि मुझे खुद से दूर जाने का बोल रहे हैं। ये तो इसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती। अब यहाँ पे तो इसको रोता हुआ देख के फैंग के दिल को भी कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन वो क्या करता कि अगर लूजी के पापा को मालूम हो गया कि लूजी उनकी बेटी है तो वो तो हमारे कब्जे से ही लेके चला जाएंगे, तो बेहतर यही रहेगा कि ये यहाँ पे मतलब इस जगह को ही छोड़ के चली जाए। वो इसके भले के लिए ही कर रहा था। लूजी को सबसे ज़्यादा दुख तो इस बात का लगता है कि क्या ये मुझे अब पसंद नहीं करता। पहले तो उसे पकड़ के किस कर लेती है एंड फौरन से उसे खुद से दूर करके यही कहने लगी थी कि ठीक है, अगर तुम मुझे अब पसंद नहीं करते हो तो मेरे दिल में भी तुम्हें लेके कोई भी फीलिंग्स नहीं है, समझे तुम। अगर मुझे यहाँ से भेजना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी ये विश पूरी कर देती हूँ। अपना सामान पैक करके वो तो वहाँ से चली गई थी। जियान उसे रोकने की कोशिश करता है, वो नहीं रुकती। बेचारा ये भी बहुत ही अपसेट दिख रहा था कि क्या अब लूजी वापस नहीं आएगी। उसके पीछे तो फैंग ने इसे भेज दिया था कि उसका पता करना कि किसी डेंजर में ना पड़ जाए। ये जैसे उसे देखने के लिए बाहर आता है तो इस पे लूजी की नज़र पड़ गई थी। वो चुपके से साइड पे ही छुप जाती है कि बस वो मुझे ना ही देखे, मैं अब इनके साथ कोई भी कनेक्शन बना के रखना ही नहीं चाहती हूँ। काफ़ी ज़्यादा रेन हो रही थी एंड लाइटनिंग भी। इसी घबराहट के मारे लूजी तो बेहोश ही हो गई थी। अब जैसे ही इसकी अगले दिन आंख खुलती है तो खुद को पाती है प्रीस्ट की जगह पे। अब प्रीस्ट इसे खुद से इंट्रोड्यूस करवाने लगे थे कि मुझसे घबराओ मत, मैं तुम्हारा पापा हूँ। और ये सुन के एकदम शॉक्ड, क्या? इधर इन्हें अंदाज़ा हो गया था कि इतना तलाश करने के बाद ही हम लूजी को नहीं ढूंढ पाए हैं तो ज़रूर उसके पापा ही उसे पकड़ के लेके चले गए होंगे। अब उनके चुंगल से तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल ही है कि उसे बचा के लाएं। पहले तो पहुंचा होता अपने भैया के पास ये पूछने के लिए कि आपका डिंगशी के साथ क्या रिश्ता है एंड क्या आप इस बात को जानते हैं कि जो डिंगशी है वो वन हार्ट ग्रुप की मेंबर है। ये कह देते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं इस बारे में जानता हूँ। इवन के जो डील वगैरह उनके साथ साइन कर रहा था उसके बारे में भी इसने अपने भाई को बता दिया था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है तो इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है कि क्या आप भी प्रीस्ट के साथ मिल गया और इस बारे में हमें बताया नहीं। यार जो भी कह लेता है इसकी बातों का तो अब कमांडर जू पे असर नहीं होने वाला था। वैसे भी अब उसकी गर्लफ्रेंड की बहन उनके हथों थी तो ये कुछ भी नहीं कर सकता था। अब उसे तो हर हाल में इसे बचाना ही था अपनी गर्लफ्रेंड की खातिर। दूसरी तरफ ही लूजी के पापा इसे फैंग की फैमिली के खिलाफ ही भड़का रहे होते हैं कि कैसे हम बिजनेस करते थे और उन्हें ये गवारा नहीं था। उन्होंने हम पे अटैक किया, हमें मारने की कोशिश की। इवन के डेथ के पीछे भी किसी और का नहीं बल्कि फैंग फैमिली का ही हाथ है। और उन जो कमांडर जू हैं उन्होंने ही ऑर्डर दिया था अपने अंकल को कि जाके मेरी बेटी को मार दे। अब क्या तुम समझती हो कि वो बिल्कुल ठीक है? ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब चाहे जो भी कह लेते लेकिन इसे तो यकीन था कि पापा गलत साइड पे ही चल रहे हैं। वो तो अपनी बेटी को खुद की ही साइड लेने को ही बोलने लगे थे कि हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लो और हम लोग मिलके जो फैंग की फैमिली है उससे बदला लेंगे। ये उन्हें तो कह देती है कि हाँ ठीक है, पापा जैसा करने को बोल रहे हैं मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी। बट जानती है कि क्या सही है और क्या गलत। ये तो हमेशा फैंग का ही साथ देने वाली थी। इधर ही अब अंकल प्रीस्ट कॉल मिलाते हैं कमांडर जू को। यही कहने लगे थे कि अगर तुम चाहते हो कि हमारी डीलिंग बिल्कुल सही हो जाए तो इसके लिए ब्रॉन्जे लीफ उसको खुद की तरफ ही करना पड़ेगा हमें, वरना वो वाले आदमी कभी भी हमें बिजनेस नहीं करने देंगे। अपने भाई से ब्रॉन्जे लीफ रेजिडेंस वापस ले लो और बाकी प्रेजेंट करने के लिए मेरी बेटी तुम्हारे पास आ रही है। और तभी एंट्री हो जाती है लूजी की भी। अब इनका काम था मुकम्मल तौर पे ब्रॉन्जे लीफ को बंद करवाना और यही सारी डिस्कशन करने के लिए बाकी कमांडर जू के आदमी एंड लूजी उसकी रेजिडेंस पहुंच आए थे। अब जैसे ये कहती है कि तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो खुद को हवाले कर दो हमारे, या फिर इस जो भी तुम्हारे यहाँ पे चला रहे हो कारोबार उसे ख़त्म करो। ये कह देता है कि कैसी बातें कर रही हो तुम। खैर बिल्कुल भी उसके कहने में नहीं आने वाला था। और यहाँ पे इवन के ये भी उस पर चाकू तान लेती है।
ये ऐसा करना तो नहीं चाह रही थी, बट कमांडर जू एंड अपने पापा को अगर यकीन दिलाना था कि ये उसकी साइड पे है तो तभी इसे ये सब कुछ करना था। लेकिन साथ में इशारा भी कर देती है। ये इशारा था कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रही हूँ। उनके जब वो इसे लैंग्वेज सिखा रहा था, साइन लैंग्वेज, कि जब मुसीबत में हो तो मुझे इस बारे में बता देना, तो तभी ये खुद से ही इसने क्रिएट किया था कि अगर मैं आपको मिस करूँगी और आपसे मिलना चाहूँगी तो मैं आपको ऐसे ही इशारा कर दूँगी। और इसका ये इशारा बहुत ही अच्छे से फैंग समझ चुका होता है। अब जैसा कि ये उसे बोल रही थी कि अपने इस ग्रुप को बंद करो, वो भी फ़ौरन से मान जाता है। सारे हैरान होते हैं कि इतनी आसानी से कैसे मान गए तुम। वेल, इसे तो अंदाज़ा था ही सही कि बिल्कुल भी लूजी अपने पापा की साइड पे नहीं है, वरना कि वो मुझे ऐसा बिल्कुल भी करने को ना बोलती। वैसे मेरी ही गलती है कि मैं उसे सही से प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, उसे खुद से दूर कर दिया। अगर ऐसा ना करता, तब जाने को ना बोलता, तो वो कभी भी अपने पापा के हाथ तो ना चढ़ती। एंड ऐसा करने के लिए फिर उसमें बिल्कुल हिम्मत होनी ही नहीं थी। यही सारी बातें चुपके से ये सुन रही थी एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो जाती है कि मैंने फैंग को कैसे, शुक्र है कि अपने पापा की बातों पे मैंने बिलीव नहीं किया कि ये लोग ऐसे होंगे, बट नहीं, मेरे पापा ही रॉन्ग साइड पे हैं। यहाँ से बाहर निकलने पे इसकी फ्रेंड मौजूद होती है जिसका नाम होता है पीच। वो पहले इसकी सिस्टर के साथ भी मिली हुई थी। इन लोगों ने ही डिसाइड किया हुआ था कि हमने कैसे वन हार्ट जो भी ग्रुप है उसे डिस्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि उसकी वजह से इनके कंट्री में काफ़ी ज़्यादा गलत काम हो रहा था और ये लोग ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहते थे। कमांडर जू ने असिस्टेंट शू से बोल के चुपके से जो इन्वेस्टिगेशन करवाई हुई थी डिंगशी की सिस्टर की, अब उसे पता चल जाता है कि वो तो कब की मर चुकी हुई है। और खामखा में ही प्रीस्ट उसकी बहन का नाम लेके इस बेचारी को कितना ज़्यादा ब्लैकमेल करते रहे हैं। ये उसे बिल्कुल नहीं बताना चाहता था कि सुन के कितनी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगी ना वो। इससे बात करने के लिए, जैसा कि इन्होंने डिसाइड किया था कि उस जगह पे आ जाना, पहुंच आई होती है। और इधर फेंग और लूजी दोनों पे ही शू ने नज़र रखी हुई थी कि मैं जाके सबको बताऊंगा कि इनके बीच क्या चल रहा है। मैं इनके सबके सामने ऊपर ऊपर से तो फाइट करते हैं, ज़रूर यहाँ पे कोई बात करने के लिए ही आए होंगे। अब जैसे ही फेंग की नज़र पड़ी थी शू पे, फाइट करना स्टार्ट कर देता है। इसे भी बता देता है कि किसी ने हम पे नज़र रखी हुई है, सो जैसा कर रहा हूँ वैसा ही करो। एंड यहाँ पे दोनों ने चुपके से डोर्स को भी बंद कर दिया था। अब जैसे ही ये उनकी बातें सुन रहा होता है तो पीछे से चियान ने देख लिया था, उसने इसे बेहोश कर दिया था एंड इस बात का इशारा वो फेंग को कर देता है। अब ये उसे फाइट करने से रोकने लगा था एंड साथ में अपोलोजाइज भी कर लेता है एंड ये भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता हूँ। वो तो इस बात से नाराज़ होती है कि अगर आपको पता चल गया था कि मेरे पापा कौन है तो इस बार में बताया क्यों नहीं था आपने, ये तो आपकी ही गलती है। और जैसा भी था, इतने दिन एक दूसरे से दूर रहे थे, इन्हें इस बात का तो अंदाज़ा हो गया था कि एक दूसरे से कितना ज़्यादा लव करते हैं। अब तो कभी भी ना छोड़ने का ही डिसाइड कर चुके होते हैं। बाकी जो कि इनका नेक्स्ट मिशन था, पीच के साथ मिलके सारी मीटिंग वगैरह की होती है, वो सारी की सारी फेंग को बता देती है कि कैसे जैसे ही प्रीस्ट का माल यहाँ पे आएगा हम लोगों ने मिलकर ही उसे डिस्ट्रक्ट करना है और कोई भी दुश्मन हमारा बचेगा ही नहीं। वो भी मान जाता है और स्पेशली के पीच से मिलने के लिए आया था। अब से सारे ही मिलके प्लानिंग करने लगते हैं कि हमने आगे क्या करना है। ये तो कम्प्लीटली मिल ही चुके थे। इधर डिंगची को खबर मिल जाती है, इसने वो सारी रिपोर्ट्स देख ली थी कि इसकी बहन तो मर चुकी है और कैसे प्रीस्ट इससे झूठ बोलता रहा। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। कमांडर जो इसे तसल्ली देता है एंड ये भी कहता है कि तुम टेंशन मत लो, प्रीस्ट से तो हम अपना बदला लेके रहेंगे। नेक्स्ट उनसे मिलने के लिए पहुंचे होते हैं। इनका सामान चोरी भी हो गया था, सारा इल्ज़ाम ही प्रीस्ट पे डाल रहा होता है। इवन के गन भी इन्होंने एक दूसरे के ऊपर तान ली थी। अब इसे ये भी मालूम हो गया था कि ये जो कि कब से झूठ बोल रहे थे कि इसकी बहन जिंदा है, वो भी इनकी ये झूठ पकड़ा ही गया। स्पेशली कि इस बात का झटका लगता है कमांडर जो कि इसका असिस्टेंट तो प्रीस्ट के साथ ही मिला हुआ था, मीन के वो तो वन हार्ट ग्रुप का मेंबर बन गया और इसे इस बात की खबर भी ना हुई। यहाँ पे अभी फ़िलहाल तो कमांडर जो को बचाने के लिए ये इधर प्रीस्ट को मार देती है एंड जैसे ही शू पे अटैक करती है, उसने बैक इसे गोली मार दी थी। इसे बहुत ज़्यादा ही टेंशन होने लगी थी। फिलहाल तो इसे डिंगशी को बचाना था, लेकिन हाँ, शू को तो इसने पहले ही शूट कर दिया था कि ये तो मर ही जाए तो बेहतर है, इसने मुझे कितना बड़ा धोखा दिया। एंड डिंगशी को लेता हुआ साइड पे अब एंट्री होती है जिनसी मैडम की। वो भी वन हार्ट ग्रुप की मेंबर बन गई थी। अब प्रीस्ट तो जिंदा नहीं रहे थे, पीछे से सब कुछ संभालने के लिए जो कि वन हार्ट ग्रुप का पता नहीं मास्टरमाइंड कौन था, उसने भेजा होता है जिनसी को कि सारी चीज़ें अब ये खुद यहाँ पे आके संभालेगी। चियान ने आके लूजी को बता दिया था कि उसके पापा की डेथ हो गई है। सो नेक्स्ट इन्हें फ्यूनरल में ही दिखाया जाता है।
ये अपसेट तो हो गई थी कि मैं नहीं चाहती थी कि वो यूँ ऐसी मौत मरे, यही चाहती थी कि सीधे रास्ते पे आ जाए। अब इसे इमोशनल होता हुआ देख के तसल्ली देने लगा था फेंग। अब क्या ही कर सकते हैं, जो गलत काम करता है उसका अंजाम तो ऐसा ही होता है। इसे भी गोली लगी थी। डिंगची का बचना तो बहुत ही मुश्किल था। हाँ, उसे ये कहती है कि मेरी विश है, मैं सनसेट को देखना चाहती हूँ, क्या आप मुझे दिखाएंगे? ये तो फ़ौरन से ही मान जाता है। अब इन्हें जंगल में ही चलते हुए दिखाया जाता है। उससे प्रॉमिस ले रही थी कि अगर मैं अब मर भी जाती हूँ तो क्या आप नेक्स्ट लाइफ में मुझे सनसेट दिखाने के लिए लेके जाया करेंगे? वो भी प्रॉमिस करता है कि हाँ बिल्कुल, और वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं होगा, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और अचानक ही उसकी डेथ हो जाती है। उसकी कंडीशन हो ही इतनी ख़राब गई थी, डॉक्टर्स ने तो पहले ही मना कर दिया था कि इसका बचना नामुमकिन है। अपनी लवर को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देख के कमांडर जू तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। रात को ऐसे ही ड्रिंक करते हुए जा रहे थे कि कुछ आदमी आके इन्हें परेशान करने लग जाते हैं। ये सब कुछ तो इन बाकी भाइयों ने भी देख लिया था। अब उनसे मज़ीद बर्दाश्त नहीं होता। उन लोगों ने आके बाकी गुंडों की तो अच्छे से दुर्गत बना दी थी। अपने भाई को अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन कमांडर जू मना कर देते हैं कि मैंने बहुत गलत किया ना, आप सारे लोगों को ही निराश किया, कैसे प्रीस्ट के साथ मिल गया, मुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। एंड ऐसे ही वहाँ से चुप गए थे कि मैंने किसी से कोई बात नहीं करनी है, मेरे भाई मुझे लेके क्या सोचते होंगे। कमांडर जू तो अपनी रेजिडेंस में आता ही नहीं है। पीछे से असिस्टेंट शू ने ही सब कुछ संभाल लिया था। इसे गोली तो लगी थी बट एंड टाइम पे जिंसी ने आके मदद कर दी थी। सो इसने जिंसी के साथ ही हाथ मिला लिए होते हैं। सारी आर्मी फोर्स को इन्होंने अपनी तरफ ही कर दिया था। अब ये परेशान होते हैं कि हम कैसे इसका हल निकालेंगे। बाकी जिंसी वापस आ गई थी और वन हार्ट ग्रुप की मेंबर बन गई होती है। इस बारे में तो इन लोगों ने जुआन को भी बता दिया था। एंड ये भी कहते हैं कि वो लगता है तुम्हारे लिए यहाँ पे वापस आई है, तुम्हें पसंद करती थी ना। अब ज़रा जाके उससे पूछना तो सही कि वो जो बिज़नेस कर रहे हैं और जो सारी चीज़ें मीन के वन हार्ट ग्रुप इधर ट्रांसफ़र करने वाला था, इन लोगों ने कहाँ पे छुपा के रखी हैं। इसी बारे में बात करने के लिए जैसे जिंजी के पास आता है तो वो आगे से एक शर्त रख देती है कि अगर जानना चाहते हो कि वो सब कहाँ पे छुपा के रखा हुआ है एंड किसी को कोई भी नुकसान ना पहुँचे तो खुद को मेरे हवाले करना पड़ेगा एंड मुझे अभी के अभी किस करो। जैसे इसके क्लोज आती है तो ये उसे खुद से दूर कर देता है। वो भी अब गुस्सा हो गई थी कि ठीक है, जब तक कि तुम मुझे खुद के हवाले नहीं करते हो तब तक मैं नहीं बताने वाली हूँ। अब देखना कि कैसे यहाँ के लोग उन सारी चीज़ों की वजह से कितना नुकसान में रहते हैं। और ये कहती हुई वहाँ से चली जाती है। अब जो कि उसके बीच बातें हुई थी इसने इन सबको बता दिया था। जियान कह देता है कि यार तुम्हें बस एक किस करने को ही तो बोल रही थी, इसमें क्या बुराई थी। ये कह देता है कि तुम तो हो जाओ ना साइड पे। एंड फिर फैंग से पूछने लगा था कि अगर फर्ज करो कभी इस सिचुएशन में फंस जाते हो तो क्या करोगे तुम, क्या उसे किस करोगे दूसरी लड़की को मीन के जिसे तुम पसंद नहीं करते हो। अब ये कह देता है, इस वक्त तो लूजी की नज़रें भी इसी पे ही टिकी हुई थी। कह देता है नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं तो इस सिचुएशन में कभी फंसूंगा ही नहीं। अब आगे क्या करना था ये सारे ही मिलकर कोई प्लानिंग करते हैं। सो नेक्स्ट दिखाया जाता है कि फाइनली ये तो अब फिर जिंजी के पास पहुंच जाए ताकि ठीक है जो करने को बोलोगी मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। उसे समझ आ जाती है कि ये इधर वही इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया है कि वो सारा सामान कहाँ पे पड़ा। देन चुपके से देखती है कि कैसे इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर इसे कह देती है कोई लिस्ट थी कि अगर तुमने बैस्टब में से निकाल दी तो समझो तुम्हें मालूम हो क्या कि वो सारा कुछ किधर है और तुम लोग जाके डिस्ट्रक्ट कर लेना। ये बेचारा परेशान तो हो जाता है लेकिन फाइनली इसने वो वाली लिस्ट निकाल ली थी। अब जैसे ही सारे लोगों को आके बताता है कि वो ढूंढने के लिए मीन के जो भी लोकेशन वगैरह थी उसका पता करने के लिए मुझे किस सिचुएशन को फेस करना पड़ा। ये सब कुछ सुन के तो बाकी सारे बहुत ज़्यादा स्माइल करने लगे थे एंड इस बेचारे को टीज़ करने से तो पीछे नहीं हटते हैं। काफ़ी अरसे के बाद कमांडर जू भी अपनी आर्मी में पहुंच आए थे। वेल यहाँ पे तो सिर्फ इन्हीं का ही रोबो दबदबा होता है। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसे ऑफिस में जाने से रोकते। शू तो बहुत मज़े में होता है कि जो कुछ अब मेरा हो गया है कमांडर जू वापस नहीं ले पाएंगे, बट इसने इधर ही उसे गोली मार ही दिया था कि तुम्हारा यही अंजाम होना चाहिए। बाकी बाहर आके कुछ पैसे वगैरह बांट देता है एंड सारी आर्मी को इधर से इसने निकाल दिया था। अब इसे तो मालूम था ना कि सामान वगैरह कहाँ डिलीवर होने वाला है और फेंग सारे भाई मिलकर उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। लोकेशन वगैरह उसने युआन को थमा दी थी एंड ये भी कि भाग के जाके सबको बताओ एंड जो काम करने को बोल रहा हूँ वही करो। जैसे ही जुआन उधर से जाता है इसने खुद को शूट कर दिया था कि जो लड़की जिसके लिए मैं यहाँ पे जिंदा फिर रहा था वो ही मर चुकी है तो मुझे भी उसके पास चले जाना चाहिए।
इनके कमांडर जो भी अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। दूसरी तरफ ये परेशान होते हैं कि जिनसी ने बोला था कि इस लोकेशन पे हमें अपना माल मिल जाएगा, बट अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला। लगता है जिनसी ने हमसे झूठ बोला था और वाकई में ऐसा था। उसका इरादा था यहाँ से लूजी को किडनैप करके लेके जाना और फाइनली वो अपने इस इरादे में कामयाब हो ही जाती है और लूजी से यही बोल रही थी कि देखते हैं कि तुम्हारा बंदा तुम्हें यहाँ पे छुड़ाने के लिए आता है कि नहीं आता। उसके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो माल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वो कहीं और जाएगा या फिर तुम्हें बचाने के लिए आता है। देखते हैं वो तुमसे कितना ज़्यादा लव करता है। अगर ये उस माल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आ गया था, लोगों को लगता है कि शायद ये अकेला है, बट ऐसी बात नहीं थी। इसके साथ तो बाकी फ्रेंड्स भी मिले ही हुए थे। ब्रॉन्ज लीफ के भी बंदे होते हैं एंड चियान और जुआन भी थे। इसे इतना टहलते टहलते हुए देख के फौरन से ही बोल देती है कि देखो, क्या तुम मेरे साथ फाइट करना चाहोगी? वैसे भी अगर हम लोग जितना भी फाइट कर लेना उसके बाद विन तो मैं नहीं करना, जितने कंपटीशन चाहे करवा लो। पूरा टाइम हो गया था कि अभी तक तुम्हें बचाने के लिए फैंग नहीं आया है, सो तुमसे मेरा आदमी ही निपटेगा। और तभी एंट्री हो जाती है जुआन की, जो कि लूजी को यहाँ से जाने को बोलने लगा था कि तुम्हारा फैंग वेट कर रहा है, जल्दी से उधर जाओ, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूँगा। इधर ये गुंडा जैसे इसे फाइट कर रहा होता है, ये सब कुछ तो जिंजी से बर्दाश्त नहीं होता। इसने उस बंदे को वहाँ से भेज दिया था, पर जो भी था वो तो इससे काफ़ी ज़्यादा लव करती है एंड ये भी बोल देती है कि हमेशा से यही चाहती थी कि आप मुझे अटेंशन दें, मैं आपका प्यार पालूंगी, क्योंकि कभी मम्मी पापा का प्यार तो मिला ही नहीं, आप ही हमेशा मेरी केयर करते थे, बट ऐसा हो ही नहीं पाया। इधर पीच आ गई थी अपने आदमियों को लेकर। वन हार्ट के सारे ही मेंबर्स पकड़े जा चुके हैं, सो अब वो पकड़ने के लिए आए थे जिंजी को। ये मना कर रहा होता है कि ये सुधर जाएगी, इसे माफ़ कर दो, लेकिन जिंजी कह देती है कि नहीं, जो मैंने गलत काम किया है उसकी सज़ा तो मुझे भुगतनी ही पड़ेगी। एंड वो इन सब के साथ ही वहाँ से चली जाती है। बहुत ज़्यादा तलाश करने के बाद फाइनली इसकी नज़र फैंग पे पड़ी गई थी। वो बाहर इसके आने का ही वेट कर रहा था, भाग के जाके उसे हक कर लेती है एंड ये भी कहने लगी थी कि देखा, मैं आप पे बर्डन नहीं बनी हूँ ना। इनके पहले ही इनके बीच ये बात हो गई थी कि आप माल को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए चले जाना एंड मैं खुद ही जिंजी को संभाल लूँगी, क्योंकि इसे फाइट करना तो आता ही था। अब ऐसे ही हुआ, दोनों ही काम एक साथ ही कंप्लीट हो गया और काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं कि अब कोई भी नहीं है हमें जुदा करने वाला। अगले सीन में इन तीनों भाइयों और लूजी को कमांडर जू और डिंगशी की फ्यूनरल में ही दिखाया जाता है। अब इनका एक भाई मर गया था, इस बात की खबर तो इन्हें मिली गई थी और उनके मरने का इन्हें सबसे ज़्यादा ये अफसोस होता है कि काश आप हमें पहले बता देते कि किन परेशानियों से गुजर रहे थे, हम कभी भी आपको मरने ना देते। इसी के साथ ही हमें 6 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। फैंग एंड लूजी की शादी हो चुकी थी और इनकी एक प्यारी एंड क्यूट सी बेटी भी होती है। इन लोगों ने तो अपना ब्रॉन्ज लीफ ही संभाल लिया था एंड नेक्स्ट किसी मिशन पे ही जा रहे थे। और इनकी सी क्यूट एंड हैप्पी फैमिली के साथ ही हमारे इस ड्रामे की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सो गाइज, आप लोगों को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड अपना ख्याल रखना।